नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बीएड सेकेंड ईयर के एनवायरमेंटल एजुकेशन की महा मैराथन क्लास। इस एक ही वीडियो में आपके एनवायरमेंट एजुकेशन को कंप्लीट कराया जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके बीएड सेकेंड ईयर 2022 के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कराए जाएंगे। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर सिर्फ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा टॉपिक छूटता है या कोई भी ऐसा टॉपिक रह जाएगा तो उसको आगे आने वाली वीडियोस में कवर करा दिया जाएगा। इस मैराथन क्लासेस में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के मोस्टली सारे टॉपिक्स कवर कराए हुए हैं, और अगर आप सिर्फ इस मैराथन को देख लेंगे तो आपको 80 to 90% एग्जाम में इसी मैराथन क्लास में से देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, समझिएगा, कोशिश करिएगा समझने की, ताकि एक आध क्वेश्चन अगर थोड़ा सा घुमा कर आ जाए या इनडायरेक्टली पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि उसका आंसर कैसे लिखना है। तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट डिस्कस। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है डिटेल में। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ कंपोनेंट हम लिखेंगे, अपने आंसर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह भी बनाना होता है। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एनवायरनमेंट जो वर्ड है, पर्यावरण जो शब्द है, इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग है। 4 से 5 पेज में हमें आंसर यहाँ पर लिखना होगा। दोनों तरफ के अगर काउंट करें हम पेज, तब 4 से 5 पेज के। ठीक है, दोनों तरफ के 2 पेज काउंट करके। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन कर दिया। देखते हैं एनवायरनमेंट होता क्या है। तो एवरीथिंग दैट सराउंड्स और अफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ, यानी कि आपके पूरे जीवन काल में, किसी भी जीव के जीवन काल में आपके आसपास जो कुछ आप चीज़ देख पा रहे हैं जो आपके जीवन को अफेक्ट करता है, वही आपका एनवायरनमेंट है। आपका पेड़ पौधे, हवा, पानी, जानवर, हर एक वो चीज़ जो आपके आसपास आप चीज़ देख पा रहे हैं, ठीक है, और वो आपकी लाइफ को किसी भी तरीके से अफेक्ट करें, वो आपका एनवायरनमेंट कहलाता है। डेफिनेशन यहाँ पर देख सकते हैं, वह सब कुछ जो किसी भी जीव के, जीव यानी कि किसी भी प्राणी भी हो सकता है, जानवर भी आ सकता है इसमें, जीवित प्राणी, ठीक है, और उसके जीवन काल के दौरान आसपास है, उसके पूरे सराउंडिंग में है, और जो उसे अफेक्ट भी करता है, वही क्या कहलाता है, हमारा एनवायरनमेंट कहलाता है, वातावरण कहलाता है। इसमें क्या चीज़ आ जाएगा, मनुष्य आ जाएगा, कोई स्थान हो गई, वस्तुएं हो गई, ठीक है, ये सब मिलकर वातावरण का निर्माण करते हैं। इसके अलावा जल पानी तो एक ही हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, आपके पेड़ पौधे हो गए, कीट पतंगे हो गए, पक्षी हो गए, जानवर हो गए, वो सब आपका किस में आ जाएगा, एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएगा। अगर शब्द की बात करते हैं तो ये जो एनवायरनमेंट वर्ड है, ये आपका फ्रेंच भाषा के एनवायरनर शब्द से लिया हुआ है, जिसका मतलब होता है एनसर्कल या सराउंडिंग, मतलब आसपास का। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हमने अपना नॉर्मल लैंग्वेज में एनवायरनमेंट को डिफाइन किया है। इसके बाद कुछ जो महान व्यक्ति हुए हैं, फिलोसोफर्स हुए हैं, उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी है। जैसे कि सीसी पार्क ने डेफिनेशन दी है कि पर्यावरण क्या है, वो सभी सिचुएशन का सम जो आपके आसपास है, या जो किसी भी व्यक्ति को या मनुष्य को घेरती है। ठीक है, बात वही है, सबके कहने का तरीका अलग हो जाता है। ये 2-3 डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनको आप एक बार रीड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। एग्जाम में इनमें से आपको 1-2 जो भी याद हो वो आप लिख सकते हैं। और इस तरीके की यहाँ पर जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, जो किसी के द्वारा दी गई डेफिनेशन है, उसको आप अलग से ब्लैक पेन से लिखेंगे अपने आंसर में, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमने एनवायरनमेंट को तो डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट हमारा जो मेन क्वेश्चन है, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, इस पर चलेंगे। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट हम हेडिंग डालेंगे। अब यहाँ पर आपको 2 डायग्राम देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 एनवायरनमेंट आपके सामने डायग्राम है। अब एक डायग्राम क्या है, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट को आपको अलग अलग जगह अलग अलग डायग्राम दिखेंगे। कहीं 3 कंपोनेंट मिलेंगे, कहीं 4, कहीं 5, कहीं कितने मिलेंगे, तो अलग अलग मिलेंगे। यहाँ पर मेनली सभी का एक कंक्लूजन निकालने की मैंने कोशिश की है। बुक में आपको अलग मिल सकते हैं, नेट पर अलग मिल सकते हैं। सब में से जो बेस्ट कंक्लूजन था वो यहाँ पर आपके सामने 2 डायग्राम है। कंपोनेंट के अंदर 3 मेन कंपोनेंट आते हैं। एक आपका आता है फिजिकल, जिसमें आपका एक एटमॉस्फेयर आ गया, यानी कि आसपास का जो एटमॉस्फेयर, जो बादल वगैरह हो गए, वो आ जाता है। ठीक है, इसके बाद एक हाइड्रोस्फीयर आ जाता है, इसमें आपका जो पानी है उससे रिलेटेड चीज़ें आ गई। और एक आ जाता है आपका लिथोस्फीयर। ठीक है, इसके अलावा एक बायोलॉजिकल कंपोनेंट हो जाता है, जिसमें आपका एबायोटिक
और बायोटिक आ जाता है। एबायोटिक हो गया निर्जीव वस्तुएं, जितनी भी आपकी नॉन लिविंग थिंग्स है वो आपकी एबायोटिक में आ जाएगी। और बायोटिक में कौन आ जाएगा, जो भी आपके लिविंग थिंग्स है, जिसमें आपका मनुष्य हो गए, जानवर हो गए, कीट पतंगे, पक्षी, ये पौधे, ये चीज़ें आ जाएंगी। तो इसमें आपके इन चीज़ों को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। इसके बाद एक आपका आ जाता है कल्चर, यानी कि आपकी संस्कृति, जिसमें आपका समाज आ गया, आपका इकोनॉमिक आ गया, आपका पॉलिटिक्स आ गया। ठीक है, दूसरे डायग्राम में कुछ इस तरीके से डिफाइन किए हुए हैं। दोनों डायग्राम में से आप जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हो वो डायग्राम वहाँ पर आप जो है बना सकते हैं। ठीक है, आप डायग्राम बनाएंगे, एक पेज लगभग आपका डायग्राम में ही कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अब इसके बाद इन सभी कंपोनेंट्स में से जो कंपोनेंट्स आपके आते हैं उनको हेडिंग डालिए और एक्सप्लेन कर दीजिए। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, ज़रूरी नहीं है कि जितने आपने चार्ट में मेंशन किए एक एक को आप एक्सप्लेन करेंगे तरीके में, नहीं, इसमें से आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सके उतने आप करिए। तो देखते हैं यहाँ पर बेसिक कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो बेसिक कंपोनेंट्स आपके सामने हैं। यहाँ पर लगभग 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला है एटमॉस्फेयर, यानी कि आपके आसपास की जो वायु है। जैसे अगर ये डायग्राम आप देखें तो ये जो ब्लू में है ये आपकी एयर वगैरह जिसमें आ जाती है, ये आपका हो गया एटमॉस्फेयर। इसके बाद नेक्स्ट आता है लिथोस्फेयर, इसमें आपका आ जाएगा यानी कि स्थल मंडल इसको हिंदी में कहते हैं, चट्टाने, मिट्टी, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे कि ये आपका पूरा येलो में ये आपका लिथोस्फेयर हो गया। ठीक है, इसके बाद एक आता है हाइड्रोस्फीयर या पानी, पानी से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, जो जल है या जलमंडल है, उसको जल जहाँ पर भी पाया जाता है वो जलमंडल हो जाता है, जैसे नदियाँ, नहरें, समुंदर, तो वो आपका हाइड्रोस्फीयर आ जाता है। तो ये देखिए ब्लू में हमें ने यहाँ पर हाइड्रोस्फीयर का मेंशन किया हुआ है। इसके बाद आ जाता है बायोस्फीयर, बायोस्फीयर यानी कि जीव मंडल, जिसमें लिविंग थिंग्स आ जाती है। लिविंग थिंग्स में मनुष्य आ गए, जानवर आ गए, कीट पतंगे आ गए, पक्षी आ गए, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, पेड़ पौधे भी इसमें आ जाएंगे, जैसे कि ये हो गया। ठीक है, तो ये लगभग बेसिक से कंपोनेंट्स यहाँ पर 4 हैं, इनको यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर सबसे पहले बात करें एटमॉस्फेयर की, वातावरण की, तो जो आपकी अर्थ के चारों ओर की जो भी गैसीय परत है, यानी कि एक ऐसी लेयर जिसमें सभी तरह की गैसेज हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वो सारी गैसेज की जो लेयर है उसको आप एटमॉस्फेयर कह देते हैं। ये जो लेयर है एटमॉस्फेयर की, ये पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 300 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, इसमें गैसों के अलावा आपकी जलवाष्प, जितने भी आपकी इंडस्ट्रियल गैसेज होती हैं, औद्योगिक गैसेज, ठीक है, निलंबित अवस्था में जैसे धूल, धुएं के कण, सूक्ष्म जीव, ये सारी चीज़ें क्या होती है, शामिल होती है। आपके बादलों में आसपास अगर आप देखते हैं, आसमान आप कह सकते हैं एक तरीके से, आसमान में क्या होता है आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इंडस्ट्रीज से जितनी भी फैक्ट्रियों से जितनी भी गैसेज निकलती है वो सारी गैसेज आ जाती है, धूल, पोल्यूशन, वो सारी चीज़ें आपके किस में होती है, एटमॉस्फेयर के अंदर शामिल होती है। ठीक है, इसके बाद अगर लिथोस्फीयर की बात करें, स्थल मंडल आ गया। तो स्थल मंडल क्या है, ये वो कोर हो गई या लेयर भी आप इसको कह सकते हैं एक तरीके से, जो पृथ्वी के केंद्र में होती है, अर्थ के बिल्कुल सेंटर में सिचुएटेड होती है। और अगर इसके हम ये बताएं कि कितना किलोमीटर ये बड़ी होती है, इसकी रेडियस वगैरह बताएं, तो डायमीटर इसका आपका 7000 किलोमीटर होता है, और रेडियस में अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो 3500 इसकी रेडियस होती है पूरे लिथोस्फीयर की। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर। तो पृथ्वी की सतह के आसपास का जो सारा का सारा पानी है वो आपका जलमंडल के अंदर आ जाता है, जैसे महासागर, झील, नदियाँ, बादल में से जो पानी आता है। ठीक है, तो वो सारा किस में आ जाता है, जलमंडल में आ जाता है। जो हमारा पानी है वो 3 अवस्थाओं में हमारे पृथ्वी पर मौजूद है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में आपका बर्फ हो गया, लिक्विड में आपका पानी हो गया, और गैस में आपकी वाटर वेपर यानी कि जो जलवाष्प आप जिसको कहते हैं। ठीक है, वो हो जाता है। इस ग्रह पर यानी कि पृथ्वी पर, पृथ्वी की सतह पर लगभग 70% भाग है जो कि सिर्फ और सिर्फ पानी से ढका हुआ है। पूरी पृथ्वी का 70% भाग केवल और केवल पानी से भरा हुआ है। ठीक है, ढका हुआ है, जिसमें कि 2.53% क्या है, मीठा पानी है। ग्लेशियर में मीठा पानी की अगर बात करें तो वो 1.74% है। तो ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, इनको आप देख लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तु जिसमें कोई जान नहीं है। तो इसमें क्या आ जाएंगे, आपका फिजिकल फैक्टर्स हो जाते हैं, जैसे कि आपका टेम्परेचर, पृथ्वी का टेम्परेचर हो गया। ठीक है, पानी हो गया, आपका प्रकाश यानी कि लाइट हो गई, मिट्टी हो गई, तो ये सारी चीज़ें, प्रेशर हो गया, ये सब क्या है, ये एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। इनके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, इनको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। कोशिश की गई है लैंग्वेज को थोड़ा ईजी करने की। ये जो नोट्स मैंने बनाए हुए हैं ये बुक्स और नेट की हेल्प से लेकर बनाए हुए हैं,
ठीक है। अपनी तरफ से मैंने इनको रीड भी किया है, जहाँ तक मैंने पॉसिबल हो पाया इनको मैंने ईजी लैंग्वेज में भी किया। अभी टाइम इतना ज़्यादा नहीं था कि मैं इनमें ज़्यादा टाइम दे पाऊँ नहीं था कि मैं इनमें ज़्यादा टाइम दे पाऊँ और ज़्यादा ईजी से ईजी लैंग्वेज में कर पाऊँ। आने वाले टाइम में भले ही मैं अपडेट कर दूँ, फिलहाल मैंने जितना कोशिश हो पाई है इनको ईजी लैंग्वेज में करने की कोशिश की गई है, ठीक है। लैंग्वेज आपके नेट की बुक की मिक्स्ड मिलेगी और उनको बीच बीच में से मैंने चेंज किया हुआ है, जहाँ पर जो चीज़ें कुछ ज़रूरत नहीं थी उन लाइन्स को कट किया हुआ है और कुछ लाइन्स को ऐड भी किया हुआ है। तो नोट्स आपके मैंने प्रॉपर वे में बनाए हुए हैं। इनको आप यहाँ से देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप जो है ले सकते हैं। मैं यहाँ पर इनको रोक देती हूँ 1 मिनट, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है आप सारे चीज़ों को एक्सप्लेन करें, जैसे कि मैंने पहले बता दिया, जहाँ पर आपके 4 से 5 पेज फिनिश हो जाए आपका काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग 1 पेज में, तो आपने एनवायरनमेंट को डिफाइन कर दिया कि एनवायरनमेंट होता क्या है। उसके बाद 1 पेज में आपने कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट्स का डायग्राम बना दिया। 2 पेज आपके बचते हैं। उन 2 पेजेस में आप क्या करेंगे, इनमें से जितने कंपोनेंट्स आपने डायग्राम में बनाए हैं, जो भी कंपोनेंट्स आते हैं उनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरनमेंट, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा गया है, एनवायरनमेंट के बारे में पूछा गया है और स्कोप के बारे में पूछा गया है। तो स्कोप के बारे में अगर पूछा जा रहा है कि स्कोप क्या है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके कंपोनेंट्स को ही पूछा जा रहा है। ये पूछा जा रहा है एनवायरनमेंट का कितना स्कोप है, यानी कि कितना एरिया है एनवायरनमेंट में। तो एनवायरनमेंट में आपका एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, आपका बायोटिक, एबायोटिक, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यही आपके कंपोनेंट है, यही आपका स्कोप है। तो यहाँ पर ये बात समझने की है, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी, आंसर आपका सेम होना है। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन कर देंगे और उसके बाद स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट लिखकर आप वही कंपोनेंट्स वाली सारी एडिंग्स को थोड़ा सा डायग्राम में दिखाकर, चार्ट में दिखाकर और नेक्स्ट पेज से उनको एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आंसर वही सेम ऊपर वाला ही होना है, फर्स्ट क्वेश्चन वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट इन ह्यूमन लाइफ, यानी कि मनुष्य के जीवन में इस एनवायरनमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या जरूरत है, वो हमें बतानी है। तो यहाँ पर भी हम सेम चीज करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम एनवायरनमेंट को डिफाइन कर देंगे, जैसा कि हमने ऊपर किया था। सेम डेफिनेशन जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताई वही सेम चीज है, वही 2-3 मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, तो इनको आप देख लीजिएगा, बिल्कुल डिट्टो है। अब इसके बाद कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट करके यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बनाकर छोड़ दिया, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे कंपोनेंट नहीं पूछे गए। ये तो सिर्फ एक इंट्रो बनाने के लिए कंपोनेंट से सिर्फ डायग्राम बनाकर, ये चार्ट बनाकर छोड़ देंगे, या एक कह सकते हैं हम सिर्फ इनके कैटेगराइज करके कंपोनेंट को मेंशन करके छोड़ दिया। इनको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, कंपोनेंट को एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ डायग्राम बनाकर छोड़ दिया है। आप चाहें तो इस पोर्शन को आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमने एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन कर दिया है, इसमें अब इंपॉर्टेंस बतानी है। तो यहाँ पर हम एक एक चीज़ को लेंगे और इम्पोर्टेंस बता देंगे। जैसे प्लांट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर ही तो आते हैं प्लांट्स, पौधे। तो पौधों की क्या महत्व है आदमियों के जीवन में, मनुष्य के जीवन में, व्यक्ति के जीवन में, प्लांट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम यहाँ पर बता देंगे। इसके बाद हम दूसरी चीज़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एनिमल्स हो गए, एनिमल्स भी आपके एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं, अभी ऊपर देखे हमने। तो एनिमल्स की क्या इंपॉर्टेंस है वो हम बता देंगे। तो इस तरीके से हम 3-4 चीज़ें ले लेंगे और उनकी इंपॉर्टेंस मनुष्य के जीवन में हम बता देंगे, हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है, नोट्स बनाए हुए हैं, ये मैंने पुराने टाइम के अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं कि पुराने टाइम में इनको कितनी महत्व दी जाती थी। आप चाहें तो नॉर्मली भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में पौधों का, पेड़ पौधों का क्या महत्व होता है, इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, कोई लिमिटेशन या कोई रिस्ट्रिक्शन इसकी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से लिखा हुआ है, मनुष्य के लिए पौधों का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट्स की। तो अगर हम शुरुआत से ही देखें तो अगर पुराने टाइम में अगर हम बात करते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जो हमारे पुराने समय में ऋषि मुनि होते थे, उन्होंने पेड़ पौधों को भगवान के नाम से कनेक्ट किया हुआ था। क्यों किया हुआ था, धर्म से जोड़ा हुआ था अलग अलग पेड़ पौधों को। वो सिर्फ उनका पर्पस ये था कि मनुष्य जो है, चाहे धर्म की वजह से ही सही, उन पेड़ पौधों की इंपॉर्टेंस को समझे, उनको पूजे और उनको खत्म करने की कोशिश ना करे, बल्कि उनको बचाने की कोशिश करे, ठीक है। ऋषि मुनि जानते थे कि प्लांट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। प्लांट्स ही वो चीज़ें जो कि प्लांट्स की वजह से ही हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है और हम जीवित रह पाते हैं। प्लांट्स नहीं होंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, तो हम क्या है, जीवित नहीं रह सकता कोई मनुष्य।
तो ये बात ऋषि मुनि जानते थे, इसीलिए ऋषि मुनियों ने क्या किया, प्लांट्स को, पौधों को अलग अलग धर्म से, अलग अलग भगवान के नाम से उनको कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, ताकि लोग क्या है भगवान की तरह से उनको पूजे और उनकी रक्षा कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस चीज को, यही चीज लिखी हुई है सेम जो मैंने अभी बताया, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। मैंने यहाँ पर बताया जैसे कि तुलसी का एक पौधा होता है जिसको राम, मरियन, विष्णु, कृष्ण, जगन्नाथ, लक्ष्मी, इन सभी भगवानों के नाम से जोड़ा जाता है। पीपल पेड़ का पेड़ होता है, ठीक है, उसको विष्णु, लक्ष्मी, वन दुर्गा के नाम से जोड़ा जाता है। वात का एक पेड़ होता है, उसको ब्रह्म, विष्णु, महेश्वर, काल के नाम से जोड़ा जाता है। कदम्ब का एक पेड़ हो गया, अशोक का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया। तो क्या है, हर एक पेड़ को अलग अलग भगवानों के नाम से जोड़ दिया गया है ताकि लोग जो है इनकी रक्षा करने की कोशिश करें। ठीक है, पेड़ की रक्षा हो सके, पेड़ पौधों को बचाया जा सके, प्लांट्स को। अब आप चाहें तो ये चीज लिख सकते हैं, चाहे तो नॉर्मली आप अपनी डेली लाइफ में भी चीज़ों को कनेक्ट करके लिख सकते हैं कि आज के टाइम में भी प्लांट्स की क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से मनुष्य जो है प्लांट्स को हार्म पहुंचा रहा है, हानि पहुंचा रहा है। दिन पे दिन प्लांट्स कम होते जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है। तो आप ये चीज़ें जो हैं अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एनिमल्स की बात आ गई। तो एनिमल्स की भी अगर आप देखें तो अलग अलग जानवरों को अलग अलग भगवानों के वाहन के रूप में, वाहक के रूप में जोड़कर देखा जाता है। जैसे गणेश जी के लिए चूहे हो गए, गणेश जी का वाहन जो है वो क्या होता है, मूषक, चूहे। तो यहाँ पर क्या होता है, लोग जानवरों को भगवान के नाम से जोड़ रहे हैं तो वो उनको मारने की कोशिश नहीं करते बल्कि उनकी रक्षा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ताकि जानवरों को बचाया जा सके। यही सेम रीजन आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है, वैदिक काल में साकार हुआ था कि क्या इंपॉर्टेंस है एनिमल्स की, तो इसीलिए जानवरों को भी धर्म का अंग माना जाता था और अलग अलग भगवान के, देवियों के नाम से इनको जोड़ दिया जाए। जैसे गाय है वो कृष्ण का मान लिया गया, कृष्ण से जोड़ दिया गया। बैल, नंदी है वो शिव भगवान से जोड़ दिए गए। कुत्ता, पक्षी ये हो गई, ये दत्तात्रेय से जोड़ दी गई। मछली कामदेव भगवान से जोड़ दी गई। ईगल है वो विष्णु जी से जोड़ दी गई। घोड़े को रवि जी से जोड़ दिया गया। तो अलग अलग जानवरों को अलग अलग भगवान से यहाँ पर जोड़कर देखा जाने लगा। ठीक है, अब इसको आप नॉर्मली भी देख सकते हैं। नॉर्मल क्या है, आप एक साइकिल जानते हैं, साइकिल की, हाँ एक साइकिल होता है, ह्यूमन लाइफ साइकिल आप कह सकते हैं उसको। ठीक है, एनवायरनमेंट साइकिल कह सकते हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम कह सकते हैं। उसमें क्या होता है, आपके प्रोड्यूसर, कंप्यूटर, हर एक चीज़ की एक इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, जानवर होते हैं वो छोटे जानवरों का जो है खाते हैं, तो उससे क्या होता है, लाइफ जो है वो मेंटेन हो रही है, सर्कल मेंटेन हो रहा है। ठीक है, लाइफ सर्कल अगर हम कहें, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लाइफ सर्कल। इससे क्या होता है कि लाइफ जो है आपकी मेंटेन हो रही है। अगर एक भी भाग इससे हटा दिया गया तो लाइफ का जो सर्कल है वो आपका बिगड़ जाएगा। ठीक है, जो जानवर होते हैं वो आपका, अगर यहाँ पर कहें कि जानवर अधिक सीमा में हो गए, बहुत ज्यादा एक लिमिटेड से ज्यादा हो गए, तो क्या होगा, सिर्फ जानवर जानवर धरती पर दिखेंगे। ठीक है, तो जानवरों की भी लिमिट में रहें, बाकी के पौधे हो गए, पशु पक्षी हो गए, वो सब एक लिमिट में रहे और एक साइकिल जो है लाइफ का चलता रहे। उसके लिए हर एक पार्ट की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो वो एक लाइफ साइकिल में या नेचर साइकिल में क्या करता है, अपना एक रोल प्ले करते हैं। तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर भी आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी कहें तो ये माना जाता है, यह वैदिक ऋषियों ने भी माना था कि जो मनुष्य का शरीर है वो किससे बना हुआ है, जल, अग्नि, आकाश, वायु से बना है। जैसे कहते हैं ना पंच तत्व है, ये हमारा शरीर क्या है, पंच तत्व है, 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया कि एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस हो गई ना पूरी तरीके से। अगर ये 5 तत्व नहीं होंगे, जल, हवा, आग, आकाश, ये चीजें नहीं होंगी तो मनुष्य का शरीर ही नहीं बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैंने थोड़ा सा पुराने टाइम से जोड़कर यहाँ पर रखा हुआ है। आप इसको आज के टाइम में भी जोड़कर लिख सकते हैं। साथ साथ हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं इन हेडिंग्स में कि मनुष्य इन चीजों को किस तरीके से हार्म पहुंचा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया है प्रीवियस ईयर में ही, एक्सप्लेन द टर्म मैन एंड हिज एनवायरमेंट। ठीक है, यानी कि मनुष्य और उसका पर्यावरण, इस टर्म को बताना है। इन शॉर्ट इसमें यही बताना है कि मनुष्य को और एनवायरनमेंट का क्या रिलेशन है, एनवायरनमेंट कितना इंपॉर्टेंस है मनुष्य के लिए। ठीक है, ये चीजें हमें बतानी है, जो चीज हमने अभी ऊपर क्वेश्चन में देखी है 3rd नंबर में। इसके बाद हमें इसमें लिखा हुआ है स्ट्रक्चर बताना है, फंक्शन बताना है, कंपोनेंट्स बताने हैं इकोसिस्टम। तो ये सब सिर्फ कंफ्यूज करने वाली बात है। इसमें आपको कुल मिलाकर एनवायरनमेंट एक्सप्लेन करना है और एनवायरनमेंट की जो इम्पोर्टेंस है वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। इसके अलावा यहाँ पर आप टेक्नोलॉजी लिख सकते हैं, जैसे स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात है, आप टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं।
कि आज के टाइम में जो है टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उससे क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जैसे आपका पोल्यूशन कह सकते हैं, पोल्यूशन हो रहा है टेक्नोलॉजी से, नॉइज़ पोल्यूशन हो गया, ठीक है, एयर पोल्यूशन हो गया। तो अलग अलग टेक्नोलॉजी आ रही है और आपका जो एनवायरनमेंट है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। प्लांट्स को धीरे धीरे डिक्रीज करता हुआ जा रहा है मनुष्य, ठीक है, पोल्यूशन फैलाता जा रहा है। इसके अलावा रेडिएशन, इनके अलग अलग तरीके के बॉम्ब्स बनाए जाते हैं, तो उससे केमिकल रिएक्शन होते हैं, अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, उससे क्या होता है, रेडिएशंस निकलते रहते हैं, केमिकल रिएक्शन निकलते रहते हैं, जो बाहर निकलकर हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगर आप कहें तो इसमें रोल्स भी लिख सकते हैं इसी सेम क्वेश्चन में, कि हमारे स्कूल का इसमें क्या रोल है, कम्युनिटी का क्या रोल है। जैसे आपने वर्क एजुकेशन पेपर में लिखा था ना कि भाई वर्क एजुकेशन के अंदर हमारा स्कूल का क्या भूमिका है, रोल है, कम्युनिटी की क्या रोल है, सेम चीज़ यहाँ पर करनी है। यहाँ पर एनवायरनमेंट में लिखना है कि एनवायरनमेंट में हमारे स्कूल का क्या रोल है। स्कूल का क्या रोल होता है, स्कूल जो होता है बच्चों को एनवायरनमेंट के लिए एक अच्छी एनवायरनमेंट एजुकेशन प्रोवाइड करा सकता है, ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए अवेयर कर सकता है, पोल्यूशन को घटाने के लिए अवेयर कर सकता है, ठीक है, रैलियाँ निकाल सकता है स्कूल, बच्चों को तरीके बता सकता है कि कैसे वो एनवायरनमेंट को सेफ रख सकता है, कैसे वो रिसाइकलिंग कर सकता है, ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखा सकता है, ठीक है। कम्युनिटी का भी ये फर्ज बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, ठीक है, नेचर का संरक्षण करें, टेक्नोलॉजी की वजह से अपने नेचर को हार्म ना पहुंचाएं। तो ये जनरल से पॉइंट्स हैं जो आप इसमें जितना चाहे बड़ा क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 से 10 पेज का आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा और आपको जरूरत सिर्फ 4 से 5 पेजेस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम। अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम को हमें बताना है, या इकोसिस्टम के टाइप्स को हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो वही चीज हो गई, सबसे पहले हम इकोसिस्टम को एक्सप्लेन कर देंगे कि इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है। तो जब इकोसिस्टम शब्द है ये सबसे पहले एजी टांसले ने 1935 में दिया था। इकोसिस्टम का मतलब क्या है, ठीक है, इकोसिस्टम में यहाँ पर इको शब्द का मतलब है एनवायरनमेंट से, यानी कि आसपास का एनवायरनमेंट, और सिस्टम का मतलब है इंटरेक्टिंग। यहाँ पर इसको आप एक तरीके से समझिएगा जैसे आपका समाज होता है, ठीक है। समाज क्या होता है, समाज रहने वाले व्यक्ति तो समाज के अंदर आते हैं, सोसाइटी में आती हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनके वैल्यूज़, उनके तौर तरीके, उनके कल्चर, उनके फेस्टिवल्स, उनका इंटरेक्शन, वो सारी प्रोसेस आ जाती है आपके सोसाइटी के अंदर ही, ठीक है। सोसाइटी शब्द में ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। सेम चीज़ यहाँ पर है, इकोसिस्टम में आपका एक एनवायरनमेंट आ गया और एनवायरनमेंट में हर एक कंपोनेंट्स कैसे आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, वो पूरा जो प्रोसेस है उसको हम इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इको का मतलब है एनवायरनमेंट और सिस्टम का मतलब है इंटरेक्टिंग, यानी कि पूरे एनवायरनमेंट जो है आपके आसपास का वो कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, मनुष्य कैसे जल का इस्तेमाल कर रहा है, जल कैसे मनुष्य का के लिए मददगार साबित हो रहा है, ठीक है, पशु पक्षी के लिए कैसे काम आ रहा है, पशु पक्षी कैसे जल का, वायु का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपस में कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, ये पूरा प्रोसेस जो है ये इकोसिस्टम कहलाता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम एक भौगोलिक क्षेत्र है, एक ज्योग्राफिकल एरिया है जिसके अंदर आपके पौधे, पेड़ पौधे, जानवर, अन्य जीव, पशु पक्षी, मनुष्य, साथ ही साथ आपका मौसम यानी कि वेदर, आपका लैंडस्केप, ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती है जो मिलकर एक साथ जीवन के बुलबुले बनाने में मदद करती है। जीवन का बुलबुला एक सिर्फ कहावत है, मतलब जीवन का एक कह सकते हैं हमारी पूरी लाइफ क्रिएट करती है। इन सब के इंटरेक्शन की वजह से हमारी लाइफ बन रही है। अगर ये कंपोनेंट नहीं हो, अगर जल नहीं होगा, पानी नहीं होगा, तब हमारी लाइफ बेकार है, या कहें तो हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। अगर हवा नहीं होगी तो हमारा जीवन पॉसिबल नहीं है। हर एक कंपोनेंट अपने लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इकोसिस्टम को एक्सप्लेन कर दिया गया। अब बात आती है काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम की। तो यहाँ पर मेनली 3 काइंड्स हैं, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक इकोसिस्टम, इसके बाद आर्टिफिशियल आ जाएगा। नेचुरल में तो आपका वो इकोसिस्टम आ जाएगा जो कि नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से है, खुद से बना बनाया। इसके बाद आ जाएगा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, यानी कि इसमें वो सारे कंपोनेंट्स है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, आर्टिफिशियल है जो कि सब चीज़ें। और नेक्स्ट आ जाता है स्पेस इकोसिस्टम। तो नेचुरल में अगर हम बात करें तो आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम आ गया, यानी कि जंगल वगैरह आ गए, डेजर्ट इकोसिस्टम आ गया, मरुस्थल आ गया, घास का मैदान का इकोसिस्टम आ गया,
माउंटेन इकोसिस्टम आ गया। एक्वेटिक आ जाता है एक आपका, यानी कि जलीय, जलीय में आपका समुद्री जीवन हो गया और मीठा पानी हो गया, ये चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर नीचे यहाँ पर पहले चार्ट में मेंशन कर दिया। अब इनमें से जिनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं उनको आप नीचे आंसर में एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे सबसे पहले है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, वन पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें क्या है, वो पारिस्थितिकी तंत्र जहाँ पर वनस्पतियां बहुत ज्यादा मिलती हैं, यानी कि वो आपका ये इकोसिस्टम है जहाँ पर फॉरेस्ट में जंगल, पेड़ पौधे, वनस्पतियां बहुत ज्यादा मात्रा में मिले, उसको हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम कह देते हैं। इसके बाद आ जाता है डेजर्ट इकोसिस्टम, यानी कि मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। ये वो क्षेत्र है जहाँ पर वार्षिक वर्षा जो होती है 25 सेंटीमीटर से कम होती है। मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बारिश नहीं होती, बहुत ही नाम की बारिश होती है। अगर पूरे साल में बात करें तो पूरे साल की बारिश जो होती है 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना पर्वत, पहाड़ वगैरह जहाँ पर मतलब ऐसा डेजर्ट, रेगिस्तान जिसको कह देते हैं कि वहां पर बारिश ही नहीं होती, तो ये वो स्थान हो गया। इसके बाद इसमें कुछ फैक्चुअल चीजें लिखी गई है कि पूरी पृथ्वी पर लगभग 17% ऐसा भाग है जो कि मरुस्थलीय है। यहाँ पर मतलब ऐसा भाग है जहां पर बारिश नहीं होती है, बहुत कम होती है। इसके बाद आपका घासिया का मैदान आ जाएगा, ग्रासलैंड आ जाएगा, माउंटेन इकोसिस्टम आ जाएगा, जलीय में आपका इकोसिस्टम आ गया, एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, तो इन सबको हमने यहाँ थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता दिया है। अब इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख देंगे इकोसिस्टम की, कि इकोसिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी क्या होती है। अगर आपके 4 पेज ऊपर कंप्लीट हो गए तो आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपका क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो कंप्लीट हो गया। अगर आपका ऊपर आपने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया लेकिन आपके आंसर जो है छोटा पड़ रहा है, तब आप यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देंगे, खासियत लिख देंगे, लक्षण लिख देंगे इकोसिस्टम का। तो इकोसिस्टम की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? सबसे पहला इंटरडिपेंडेंस, यानी कि इकोसिस्टम के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। हर एक की जीवन जो होता है दूसरे पर अफेक्ट करता है। पेड़ पौधे मनुष्य पर अफेक्ट करते हैं, मनुष्य पेड़ पौधों को अफेक्ट करते हैं, जीव जंतु जो होते हैं वो मनुष्य को अफेक्ट कर रहे हैं, मनुष्य जीव जंतु को अफेक्ट कर रहे हैं, जीव जंतु पेड़ पौधों को अफेक्ट कर रहे हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को आपस में अफेक्ट करता है और एक दूसरे पर निर्भर रहता है। डायनामिक, यानी कि जो आपका इकोसिस्टम है गतिशील, चेंजेबल है, ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। एडेप्टेड, यानी कि अनुकूलन होता है। इकोसिस्टम जो आपका होता है, पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, इसमें जो जीव होते हैं, अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करते रहते हैं। ये इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि एनवायरनमेंट का सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सके। जैसे अगर आप कहें मनुष्य ही है, जैसा जहाँ एनवायरनमेंट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग वो खुद को एडजस्ट कर लेंगे। वो डेजर्ट में है, रेगिस्तान में है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना लाइफ स्टाइल रेडी कर लेंगे। वो जलीय जगह पर है, ऐसी जगह पर जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग वो अपने जीवन को जो है तैयार कर लेंगे, लाइफ स्टाइल को सही कर लेंगे। एक ऐसा स्थान जहाँ पर बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ती हो, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल को एडजस्ट कर लिया। तो जो आपका इकोसिस्टम है वो अडेप्टेड होता है। इसके बाद हो गया फ्रेजाइल, यानी कि नाजुक। इकोसिस्टम जो होता है वो बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। आपका जो एक्टिविटीज़ होती है, जो ह्यूमन की क्रियाएं होती है, उसकी वजह से जो आपका इकोसिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है। जैसे आपका ग्लोबल वार्मिंग हो गया, प्रदूषण हो गया, इसकी वजह से जो आपका इकोसिस्टम में कुछ चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही हैं। ठीक है, तो ये आपका इकोसिस्टम हमने बता दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेचुरल रिसोर्सेज? प्राकृतिक संसाधनों से आप क्या समझते हैं? ठीक है, हमें पहले नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताना है और उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं ये बताना है। अब यहाँ पर जो कंजर्वेशन है नेचुरल रिसोर्सेज का, इसको हमें सिर्फ ब्रीफ में बताना है। मेन चीज़ हमें नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लेन करना है और उसके कंजर्वेशन को थोड़ा सा ब्रीफ में बताना है। तब हमने यहाँ पर पहले नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लेन कर दिया अच्छी तरीके से। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो रिसोर्सेज हैं जो कि नेचुरल रूप से या इंडिपेंडेंट फॉर्म में हमें हर एक ग्रह पर या कहीं तो पृथ्वी पर हमें देखने को मिलते हैं। इसमें ह्यूमंस की कोई भी एक्टिविटी शामिल नहीं होती। प्राकृतिक रूप से जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं, जैसे कि हमारा पानी, हमारा हवा यानी कि वायु, ठीक है, आग, ये इस तरीके की चीज़ें हैं। रोशनी, सूरज की रोशनी, मिट्टी, पत्थर, पौधे, जानवर, जीवाश्म ईंधन, ये वो चीज़ें जो नेचुरल रूप से हमारी पृथ्वी पर स्थित नेचर में हमारे ऑलरेडी है, नेचुरल रूप से है।
तो ये सभी रिसोर्सेज हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। ठीक है, टाइप्स की अगर हम बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है रिन्यूएबल, जिसको हम रिन्यूएबल कर सकते हैं, कहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम कुछ नई चीज़ बना सकते हैं। और एक होता है नॉन रिन्यूएबल, जिसका हम इस्तेमाल करके कोई दूसरी चीज़ में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, जिनका हम नवीनीकरण नहीं कर सकते। तो नवीनीकरण में आपका क्या आ जाएगा, जैसे हवा, पानी, पेड़ पौधे, जंगल, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि इनको हम अपने इस्तेमाल के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते रहते हैं। ठीक है, हम हवा को हम चेंज कर देते हैं, या जंगल में पेड़ पौधे हैं, अगर वो मुरझाए गए, ख़त्म हो गए, उनकी लकड़ियों को हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लकड़ी से हम ईंधन बना लेते हैं, लकड़ी के पेड़ पौधे से पेपर बनता है। तो क्या है, उनका हम इस्तेमाल करते हैं नई चीज़ बनाने में। तो ये रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। ये कुछ आते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। जैसा कि आपका खनिज पदार्थ हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गया, पेट्रोल है, तेल है, डीजल है, इनको हम किसी दूसरी चीज़ में मॉडिफाई नहीं कर सकते कि हमने तेल का कुछ और चीज़ बना लिया। ठीक है, तेल है वो तेल की तरह ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये हो गए नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, ये गैर नवीनीकरण रिसोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में डिफरेंस बताया गया है। रिन्यूएबल सोर्स जिसको हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और ये इन्फिनिटी फॉर्म में हमारे पास उपलब्ध है। पानी है, हालांकि आज के टाइम में पानी की भी बहुत ज़्यादा समस्या है, लेकिन ये पृथ्वी में है तो काफ़ी हद तक इन्फिनिटी फॉर्म में हमारे पास है। जो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल होते हैं, कुछ कुछ लिमिटेड संख्या में हमारे पास होते हैं, और इनको हम चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, इनको आप डिफरेंसेस को देख लीजिएगा। इसके बाद टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पर बताए हुए हैं। 5 सबसे महत्वपूर्ण जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनमें से हो गया आपका हवा, ठीक है, पानी, मिट्टी, इनके बारे में 2-2, 3-3 लाइन लिखी हुई है कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। आपका आयरन यानी कि लोहा हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट यानी कि जंगल हो गए, इनके बारे में लिखा हुआ है। अब लास्ट में जो आपसे पूछा गया क्वेश्चन में, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, इसको ब्रीफ में पूछा गया था, तो हमने यहाँ पर पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर यहाँ पर इसको डिटेल में पूछा जाता तब क्या करते हम, ये जो डिफरेंस हमने यहाँ पर बताया हुआ है कि रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल का डिफरेंस क्या, अंतर क्या है, वो सब हम नहीं बताते। अगर यहाँ पर क्वेश्चन ये आता कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं और इसका कंजर्वेशन कैसे करते हैं, डिटेल में समझाइए, तब हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 क्वेश्चन ऑलरेडी इतना सारा मटेरियल है, तब हम एक्स्ट्रा नहीं लिखते। हम क्या करते, पहले नेचुरल रिसोर्सेज को बताते, उसके टाइप्स को बताते, और उसके बाद डायरेक्ट कंजर्वेशन को बता देते। ठीक है, हम इतना ज़्यादा उसके अंदर रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल के डिफरेंसेस वगैरह को क्रिएट करने की ज़रूरत हमारी नहीं थी, और इनको पॉइंट्स की बजाय चार्ट में मेंशन करके और इनको हेडिंग में कन्वर्ट कर देते। आंसर वही है, चीज़ वही है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा कर दे दे, आप उसका आंसर आराम से कर देंगे। ठीक है, तो कंजर्वेशन का तरीका अगर हम बात बताएं तो जो ऊर्जा का इस्तेमाल हम करते हैं, एनर्जी का यूज़ करते हैं, उसका अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा है, इनका हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। मृदा अपरदन यानी कि सॉइल एरोजन को रोकने के लिए हम प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, अधिक से अधिक पौधों को लगाएं। ठीक है, तेल के परिवहन के लिए यानी कि ऑयल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पाइपलाइंस का इस्तेमाल करें। पानी को बचाने के लिए, जल को बचाने के लिए रेन हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल करें। घर में बायोगैस का इस्तेमाल करें। जो हमारा पेट्रोलियम होता है, पेट्रोल होता है, फ्यूल होता है, उसकी बजाय जैव ईंधन का हम इस्तेमाल करें, बायोफ्यूल्स का हम इस्तेमाल करें। ठीक है, जो हमारा वेस्ट वेज होता है, कचरा होता है, उसको रिसाइकलिंग करने की कोशिश करें। इलेक्ट्रॉनिक मेल्स का यूज़ करें, यानी कि जो हमारे ईमेल आईडीज होती हैं, ईमेल्स, उनका यूज़ करें। पेपर्स वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल न करें ताकि पेपर्स बचाया जा सके। ठीक है, ट्यूबलाइट्स का, बल्ब का इस्तेमाल करें, जो को बचाने वाली जो ट्यूबलाइट्स होती हैं, ऐसी ट्यूबलाइट्स या बल्ब जो कि एनर्जी को कम से कम इस्तेमाल करें, उनका इस्तेमाल करें। ठीक है, क्रॉप रोटेशन की मेथड का हम प्रैक्टिस करें। जलाशयों का निर्माण करें ज़्यादा से ज़्यादा, रिजर्वियर्स का जो है कंस्ट्रक्शन करें। तो ये काफ़ी चीज़ें हो गई जिससे हम नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्वेट कर सकते हैं। इसी को डिटेल से एक्सप्लेन करना हो तो हमने क्या किया, पानी का संरक्षण, जल संरक्षण हेडिंग डाली, और उसके अंदर हम लिख सकते हैं कि हमें जल का बचाव करने के लिए जल संरक्षण करना चाहिए। उसके लिए जो प्रोसेस होता है कुछ कुछ, वो हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे कि हमें जो है टंकी का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने घर के छतों पर हम टंकी रख सकते हैं पानी की, जिसमें हम जो जल का, जो बारिश का पानी है वो इकट्ठा हो सके, और उसको बाद में हम क्या करें, उसको क्लीन करके उसको पीने योग्य बनाया जा सके या इस्तेमाल करने योग्य बनाया जा सके। ठीक है, रिसाइकलिंग आप हेडिंग डाल सकते हैं, उसमें रिसाइकलिंग, वेस्ट मैनेजमेंट आपका आ जाएगा।
इनमें इन शॉर्ट आपका जो वर्क एजुकेशन में आपने पढ़ा था ना, वाटर हार्वेस्टिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, वो दोनों आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, अगर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने की बात हो तो। ठीक है, कंसेप्ट समझ आना चाहिए, क्वेश्चन समझ आना चाहिए, आंसर आप कहीं से भी ढूंढ कर लाएं, नॉर्मल जनरल आंसर है। जनरल है एनवायरमेंट एजुकेशन, आपके आसपास एनवायरमेंट के बारे में यहाँ पर आपको बताना है और कुछ नहीं बताना है यहाँ पर आपको। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर 7th क्वेश्चन है, डिस्कस द रिसोर्सेज ऑफ वाटर, डिस्क्राइब द यूटिलिटी ऑफ वाटर। यहाँ पर हमें जल के संसाधन जो होते हैं, वाटर रिसोर्सेज, उनके बारे में बताना है कि हमारे वाटर रिसोर्सेज क्या क्या हैं और उनके जो आपका जल है, पानी है, वाटर है, उसका यूज बताना है हमें कि हम कहाँ कहाँ वाटर का यूज कर सकते हैं या करते हैं। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन इसमें रिसोर्सेज ऑफ वाटर है, तो हम रिसोर्सेज ऑफ वाटर को एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, ये जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर करा रही हूँ वे सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, इनको आप जरूर से जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं, जल संसाधन की बात अगर हम करते हैं, रिसोर्सेज ऑफ वाटर की बात करते हैं, तो जल संसाधन क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। जैसे कि रिसोर्सेज में हम पढ़ते हैं ना, नेचुरल रिसोर्स और आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज तो क्या होते हैं? जो कि प्रकृति में खुद से खुद होते हैं। ठीक है, जिनके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत नहीं होती, प्रकृति में वो हमें रिसोर्सेज मिलते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमन मेड होते हैं, मनुष्य के द्वारा बनाए गए होते हैं। तो जो जल है वो हमें पृथ्वी पर, धरती पर खुद से ही प्रकृति में मिलता है, नेचुरल वे में मिलता है। तो इसीलिए पानी को हम नेचुरल रिसोर्स भी कह सकते हैं या कहते हैं। तो जो जल संसाधन है वो आपका एक प्राकृतिक संसाधन होता है जो जल आपूर्ति के स्रोतों के रूप से संभावित रूप से उपयोगी होता है। मतलब इसको हम एक तरीके से वाटर के लिए हम अधिकतर यूज करते हैं। जहां जहां हमारे वाटर यूज होता है वहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारी पूरी पृथ्वी पर जो 97% पानी है वो सॉल्टेड वाटर है। ठीक है, खारा पानी आप इसको कह सकते हैं। समुद्र का पानी खारा पानी होता है। पूरी धरती पर जितना भी पानी है उसमें से 97% पानी ऐसा है जो कि खारा पानी है, पीने योग्य या इस्तेमाल करने योग्य नहीं है। उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ 3% पानी ही ऐसा बचता है जो कि पीने योग्य हो या इस्तेमाल करने योग्य होता है, फ्रेश वाटर जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, और फ्रेश वाटर का अगर हम कहें तो 2/3 पार्ट जो है वो फ्रोजन सिचुएशन में, यानी कि बर्फ की तरह से हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बचता है कि द रिमेनिंग अनफ्रोजन फ्रेश वाटर इज फाउंड। जो हमारा बचा हुआ अनफ्रोजन, यानी कि फ्रोजन तो क्या हुआ, जो बर्फ के फॉर्म में हमें पानी मिल रहा है, तो वो तो हमारे किसी काम का नहीं है जो बर्फ के फॉर्म में मिल रहा है। तो जो पानी लिक्विड की फॉर्म में हमें मिल रहा है वो पानी जो इतना भी बचा है वो हमें कहाँ से मिलता है? हमें ग्राउंड वाटर, यानी कि धरती के नीचे जब हम अंडरग्राउंड या जमीन के नीचे जब हम अंडरग्राउंड करते हैं मशीन के थ्रू, तो वहां से हमें पानी मिलता है। ठीक है, उसके अलावा जो हमारी जमीन है उसके ऊपर भी कुछ कुछ अलग अलग एरिया में जो पानी है वो हमारा अवेलेबल होता है। नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर, अगर हम बात करें कि फ्रेश वाटर हमें कहाँ कहाँ मिल सकता है, उसके क्या प्राकृतिक सोर्स हैं, तो उसमें हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक तो सरफेस वाटर, यानी कि नॉर्मली सतह पर भी हमारा जो है पानी देखने को हमें मिल जाता है। ठीक है, उसके अलावा अंडर रिवर फ्लो, यानी कि जो नदियों का पानी हम कह सकते हैं, नदी के प्रवाह के नीचे, ग्राउंड वाटर, फ्रोजन वाटर। ठीक है, आर्टिफिशियल सोर्सेज होते हैं कुछ फ्रेश वाटर के। तो ये सब क्या है? सोर्स है जहां से हम पानी का जो है ले सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। मेन वाटर सोर्सेज में यहाँ पर आपके सामने कुछ कैटेगराइजेशन है, डिवाइडेशन किया हुआ है। एक तो होता है ग्राउंड वाटर, यानी कि कुआं जिसको हम कह देते हैं कि भाई हाँ जगह जगह पर कुआं खोदकर वहां से पानी निकाला जाता है। ठीक है, ये समरसिबल अलग अलग घरों में लगाया जाता है, तो वो भी क्या है तरीके से ग्राउंड वाटर है। सो यहाँ पर नेक्स्ट क्या है? सरफेस वाटर, यानी कि सतह पर जो आपका पानी है, जिसमें आपका लेक हो गया, यानी कि झील हो गई, नदियां हो गई, तो ये चीजें आ जाएंगी। इसके बाद आ जाता है रेन वाटर, यानी कि जो बारिश से हमें पानी प्राप्त हो रहा है। और नेक्स्ट आ जाता है सी वाटर, यानी कि समुद्री जल जो होता है वो हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे मेन वाटर सोर्सेज हैं जहां से हम पानी को प्राप्त करते हैं। अब इन्हीं सोर्सेज के बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने नीचे यहाँ पर बताया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा, बेसिक से पॉइंट्स है। जैसे कि ग्राउंड वाटर की अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे ज्यादा पॉपुलर सोर्सेज होता है। जगह जगह पर कुएं खोदते हैं, नलके लगाए जाते हैं सरकार के द्वारा भी। तो वो क्या होता है? इसीलिए होता है कि भाई जमीन के नीचे से पानी निकाला जा सके और लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो मिल सके। इसके अलावा इसमें जो कॉमन
कॉन्टिनेंट्स होते हैं, आम संदूषक जो होते हैं, वो उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। चाहे तो आप इनको स्किप कर सकते हैं, चाहे तो आप इनको वहाँ पर मेंशन करके छोड़ सकते हैं। इनके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ नाम मेंशन करके आपको छोड़ देने हैं, ठीक है। इसके बाद सरफेस वाटर आ जाता है, इनकी सतह पर जो हमें जल मिल रहा है, लेक हो गई, नदियाँ हो गई, ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। इनमें हमें क्या कॉन्टिनेंट्स होते हैं, क्या संदूषक होते हैं, वो भी नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर। उसके बाद आपका बारिश का पानी आ जाता है, समुद्री जल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इन सभी को जो मैंने आप ऊपर पानी के रिसोर्सेज के बारे में बताया, उनको थोड़ा थोड़ा 3-3, 4-4 लाइन में, 5-5 लाइन में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का कि वाटर रिसोर्सेज क्या है उसके बारे में बताइए, वो एक्सप्लेन हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था यूज ऑफ वाटर, कि पानी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी का जो इस्तेमाल होता है, जो जल का इस्तेमाल होता है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अलग अलग जगह पर इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपका बाथिंग में, ड्रिंकिंग में, कुकिंग में, आप खाना पका रहे हैं उसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, पीने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा इनडायरेक्ट उद्देश्य भी होते हैं कुछ, जो डायरेक्टली हम देख नहीं पाते। जैसे कि अगर हम लकड़ी बना रहे हैं तो उसके प्रोसेस में, लकड़ी से जब हम पेपर बनाते हैं तो उसके प्रोसेस में बीच में पानी लगता है, पानी का इस्तेमाल होता है। इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो मशीनरी के थ्रू हम कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके में भी क्या होता है, पानी का इस्तेमाल होता है। सबसे ज़्यादा या नॉर्मली पानी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, तो पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता है, घर में घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पानी इस्तेमाल होता है, ठीक है। मनोरंजन में भी पानी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आप कह सकते हैं वाटर पार्क वगैरह हो गया, उसका एग्जाम्पल कह सकते हैं। इसके अलावा आपका इंडस्ट्री हो गया, कॉमर्स हो गया, यानी कि उद्योग और वाणिज्य जो हो गए, वहाँ पर भी पानी का इस्तेमाल होता है। आपका कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर में पानी का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा थर्मो इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी, पानी के मदद से इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी जनरेट की जाती है, तो उसमें भी क्या आता है, एक भारी मात्रा में पानी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे मैंने एग्रीकल्चरल वाटर और इंडस्ट्रियल वाटर के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है, आप चाहें तो उसको मेंशन करें। और अगर आपका ऊपर तक ये आंसर ये लगता है कि हाँ 4 पेज का हो गया है, अब आपको आंसर की जरूरत नहीं है, तब आप इनको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगे कि आंसर छोटा पड़ रहा है, तब आप इनको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर के पानी का मेन सोर्सेज बताइए। व्हाट आर केस ऑफ इंक्रीजिंग स्कैरसिटी ऑफ वाटर, गिव सजेशंस फॉर प्रॉपर यूज ऑफ वाटर। यानी कि हमें जल के मुख्य स्रोत बताने हैं, पानी की जो बढ़ती कमी हो रही है दिन पे दिन, उसका रीजन बताना है कि क्या रीजन है, और साथ ही साथ कैसे हम वेस्टेज को रोक सकते हैं, कि कैसे हम सही इस्तेमाल कर सकते हैं पानी का, उसके बारे में सजेशंस देने हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है सोर्स ऑफ वाटर, ये तो आपका जो भी मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में कराया है वही सेम चीजें आ जाएंगी, ठीक है। सोर्स ऑफ वाटर लिखना था, वो हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। इसमें यूज वगैरह हमें नहीं लिखना है, सिर्फ सोर्स ऑफ वाटर के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या है, केस ऑफ इंक्रीजिंग स्कैरसिटी, यानी कि जो पानी की बढ़ती कमी है उसका क्या क्या कारण है। तो अब हमने ये एडिंग डालेंगे। सबसे पहले मेन सोर्सेज ऑफ वाटर को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, 2-3 पेज का आपका हो जाएगा। उसके बाद ये एडिंग डालेंगे, इसमें हम रीजंस लिख देंगे कि कमी का क्या क्या रीजंस है। पानी का ओवर यूज, अति प्रयोग, जब हम लिमिट से ज्यादा पानी का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं हमें अगर 1 गिलास पानी की जरूरत है और वहां पर हम 2 गिलास पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या है, एक्स्ट्रा यूज है, ओवर यूज हो जाता है, ठीक है। पॉल्यूशन ऑफ वाटर, वाटर पॉल्यूशन, ये जल प्रदूषण आप कह सकते हैं, जैसे कि ये नदियां हो गई, ठीक है, समुद्र हो गए, इसमें क्या करते हैं लोग, अलग अलग तरीके की चीजें, वेस्ट हो गए वो उसमें फेंक दिया, ठीक है, और चीजों को सलाने के नाम पर गंगा में उसमें बहा देते हैं पानियों में, तो क्या होता है, जल प्रदूषण हो रहा है एक तरीके से। ड्रॉट, सूखा, कई एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर सूखा पड़ जाता है बहुत ज्यादा, वहां पर बारिश ही नहीं होती किसी भी तरीके की, तो क्या हो जाता है, वहां पर पानी की कमी हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग भी जो है इसका बहुत बड़ा रीजन है। उसके अलावा ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, जो आपका ग्राउंड वाटर मेन सोर्स है पानी का, कि भाई हाँ जल धरती के नीचे से या जमीन के नीचे से पानी जो निकाला जाता है, उसमें भी क्या है, धीरे धीरे प्रदूषण हो रहा है, उसमें भी पॉल्यूशन जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से पानी की कमी होती जा रही है, ठीक है। तो ये रीजन हो गए आपके। इनको पहले आप चाहें तो चार्ट में शो कर सकते हैं सभी को, और उसके बाद इनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर सकते हैं, ताकि आपका आंसर जो है बड़ा हो जाए। इसके बाद साथ में इसमें ये भी पूछ रखा है, सजेशन फॉर प्रॉपर यूज ऑफ वाटर, पानी का सही इस्तेमाल के लिए सुझाव देने हैं, ठीक है। तो इसमें आप वो सारे जनरल
सजेशंस लिख सकते हैं जिसमें कि पानी की कम से कम वेटेज हो, जितनी जरूरत हो पानी का उतना इस्तेमाल करें। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं लीकेज को चेक करें कि कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा है, टॉयलेट वगैरह में कोई लीकेज तो नहीं हो रहा है, उसको चेक करें। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स है, जैसे कि ये हो गया आपका लास्ट पॉइंट कि पानी का जहां जितना इस्तेमाल हो सिर्फ उतना इस्तेमाल करें। अगर कहीं ऐसा है कि टंकी खुली हुई है, उस टंकी को बंद कर दे, टंकी को खुली हुई ना छोड़े। कई बार ऐसा होता है कि क्या होता है कि टंकी खराब हो जाती है तो उसमें से 2-2 3 बूंद बूंद जो होता है पानी टपकता रहता है, तो उस चीज को इग्नोर ना करें, जल्द से जल्द उसको टंकी को जो है ठीक कराएं ताकि पानी के वेस्टेज को रोका जा सके। आप ब्रश कर रहे हैं तो उस टाइम पर जो टंकी है उसको बंद कर दें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं, ऐसे होता है, उनकी आदत होती है कि भाई स्टार्टिंग में टंकी खोल दी और वो जब तक पूरा ब्रश कर नहीं कर लेते एंडिंग तक उनकी टंकी खुली रहती है। तो ऐसा ना करें, पानी की वेस्टेज ना करें इन शॉर्ट। तो ऐसे आप जनरल वे में रोजमर्रा की लाइफ में आप जो चीज सजेशंस देख रहे हैं उन्हीं सजेशंस को यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 9। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द नॉन कन्वेंशनल यानी कि रिन्यूएबल या अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल कौन सा होता है? गैर पारंपरिक, जिसको हम रिन्यूएबल सोर्स भी कहते हैं। दो तरह के सोर्स होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो सोर्स होते हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम किसी दूसरा सोर्स बनाने में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें नॉन कन्वेंशनल या रिन्यूएबल सोर्स को ही हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर इसमें अगर आप देखें नॉन कन्वेंशनल में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम कुछ समय की बात करते हैं, पिछले समय का थोड़ा सा एक आइडिया लेते हैं, एक एनालिसिस करते हैं, तो हम ये देखेंगे कि जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, ऐसे सोर्सेज जिसका हम दोबारा से मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका तेल हो गया, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स हो गया, कोयला हो गया, इस तरह की चीजों का जिसका हम दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते या मॉडिफाई नहीं कर सकते, इनका कंजम्पशन दिन पर दिन जो है बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो बहुत ज्यादा डैमेज हो रही है और भी आपका पृथ्वी में, एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा जो है डैमेज हो रहा है। हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं अलग अलग तरीके की, जो कि एटमॉस्फेयर में जा रही हैं और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग या इस तरह की जो समस्याएं हैं वो पैदा हो रही है। अब इन समस्याओं को दूर करने का ऑप्शन ये होता है कि इनका ऑल्टरनेटिव सोर्स तैयार किया जाए। ऑल्टरनेटिव सोर्स क्या है? वो सोर्स हो जाएगा आपका रिन्यूएबल सोर्स, जिसको हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स भी कह देते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले हमने एक बेसिक सा बता दिया, छोटा सा 5 से 10 लाइन में इसका एक इंट्रो दे दिया। अब उसके बाद जो है मेन हम बात करेंगे कि जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है ये क्या होता है, यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होता है। ये वो होता है जो कि नेचुरली हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इनको एग्जॉस्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है। एग्जॉस्ट करना मतलब ये जल्दी से खत्म नहीं हो पाएंगे, ये नेचुरल वे में हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में जो है अवेलेबल है। इनको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, रिन्यूएबल है तो मॉडिफाई हम इनको कर सकते हैं। इनको आसानी से कंज्यूम किया जा सकता है, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। कौन कौन से सोर्सेज होते हैं नॉन कन्वेंशनल है जो, जैसे कि सबसे पहला हो गया एनर्जी फ्रॉम द सी। ठीक है, यानी कि समुद्र से जो हमें ऊर्जा मिल रही है वो क्या है? अपार ऊर्जा है, आप उसको कितना भी इस्तेमाल करें आप उसको जल्द से खत्म नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जियोथर्मल एनर्जी हो गई, भूतापीय ऊर्जा, सोलर एनर्जी हो गई, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, परमाणु ऊर्जा। तो ये क्या है? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो यहाँ पर इनके बारे में फिर मैंने थोड़ा थोड़ा पहले चार्ट में शो कर दिया, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे समुद्र से ऊर्जा में आपका ज्वारीय ऊर्जा आ जाएगा, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है, ओशन थर्मल एनर्जी आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय, यानी कि पृथ्वी से जो निकलने वाली गर्मी है, पृथ्वी के अंदर से पिघली हुई जो चट्टानें हैं पृथ्वी के कुछ क्षेत्रों को धकेल दी जाती है, ऐसे क्षेत्रों को पृथ्वी का गर्म स्थान कहा जाता है। यानी कि ऐसे स्थान जहां पर जो पृथ्वी से गर्मी निकलती है, ठीक है, उन स्थानों को गर्म क्षेत्र कह देते हैं। तो जब भी जो भूजल है यानी कि पृथ्वी के अंदर धरती के नीचे जो पानी है, जैसे ही वो पानी इस गर्म क्षेत्र के संपर्क में आएगा, कांटेक्ट में आएगा, ऐसे रीजन्स के कांटेक्ट में आएगा जहां पर बहुत सारा एनर्जी है, तो क्या होगा? वहां से बहुत ज्यादा वेपर उत्पन्न होगी, यानी कि स्टीम, भाप उत्पन्न होगी, जो जिसको कि हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। इसके अलावा सौर एनर्जी हो गई, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी भी इसको कह सकते हैं, और की आ गई न्यूक्लियर एनर्जी। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं आपसे क्या पूछा गया था, नॉन कन्वेंशनल का पूछा गया था। हमने नॉन कन्वेंशनल के बारे में बताया, चार्ट में शो कर दिया, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जो है डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर पूरा हो जाता है।
ठीक है, होपफुली आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या पूछा गया है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट बताना है। ठीक है, यानी कि पर्यावरण के अलग अलग प्रकार बताने हैं। आप थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, लास्ट वाली वीडियो पे चलिए, फर्स्ट पार्ट जो था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 कराया था। क्वेश्चन नंबर 1 में भी यही चीज था, वहां पर भी क्या पूछा गया था, कंपोनेंट्स पूछे गए थे एनवायरनमेंट के। ठीक है, तो कंपोनेंट्स पूछे जाए, काइंड्स पूछे जाए, यहाँ पर दोनों ही चीजें सेम है एनवायरनमेंट की। तो इस 10th के क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सेम एज आंसर नंबर 1 होगा। आंसर नंबर 1 का जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वही आपका सेम क्वेश्चन नंबर 10 का भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोसिस्टम। ठीक है, परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं, और उसके कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करना है। पहले एक क्वेश्चन कराया था मैंने जिसमें क्वेश्चन था कि इकोसिस्टम क्या होता है, इसके अलग अलग काइंड्स के बारे में बताइए। ठीक है, तो आपका वहां से काफी कुछ मिलता जुलता है, थोड़ा सा चेंज है जो कि मैंने यहाँ पर कराया हुआ भी है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इकोसिस्टम को एक्सप्लेन कर दिया। ये सेम वही है जो कि मैंने लगभग शायद क्वेश्चन नंबर 5 या 6 के आसपास आपका एक इकोसिस्टम का क्वेश्चन है, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है सेम। तो सेम ही चीज को मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले हमने इकोसिस्टम को एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या होते हैं। तो आपके यहाँ पर 2 कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ से अब नेक्स्ट अलग क्वेश्चन चला है, तो यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, 2 कंपोनेंट है, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक को आप जैवीय भी कह सकते हैं, यानी कि जीव जिसमें कुछ ना कुछ जान होती है। ठीक है, वो आपके इसमें आ जाएंगे। लिविंग थिंग्स भी आप इनमें कह सकते हैं। और एबायोटिक में आपके आ जाएंगे नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि निर्जीव वस्तुएं। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए आपका एयर आ गया, वाटर आ गया, विंड आ गया, सोयल आ गया, एटसेट्रा। हिंदी में अगर कहें तो वायु, पानी, जल, हवा, मिट्टी, ये चीज़ें आ गई। बायोटिक के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स, सेकंड नंबर पर आते हैं कंज्यूमर्स, और थर्ड नंबर पर आते हैं डिकम्पोजर। तो पहले हमने चार्ट में मेंशन कर दिए कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर जो है एक्सप्लेन कर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जैविक घटक। ये जीवित चीजें हैं, मतलब जिसमें लिविंग थिंग्स आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, जो एनवायरनमेंट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपना अपना इफेक्ट करते हैं। इनके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे पौधे, पेड़ पौधे हो गए, लिविंग में आ जाएंगे। जानवर हो गए, ठीक है, मनुष्य हो गए, पशु पक्षी हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, अपशिष्ट पदार्थ हो गए। ठीक है, तो ये क्या है, जैविक घटक है, बायोटिक कंपोनेंट्स है जिसमें कि जान होती है, जो लिविंग होते हैं। इसके बाद जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उनको मैंने 3 में डिवाइड किया हुआ है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, और आपका लास्ट में आपका यहाँ पर आ जाएगा डिकम्पोजर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर प्रोड्यूसर की बात करते हैं तो प्रोड्यूसर होता है आपका निर्माता, यानी कि जो कुछ ना कुछ निर्माण कर रहे हैं फूड्स का, भोजन का। तो प्रोड्यूसर वे होते हैं जो कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जिसमें सभी स्वपोषी होते हैं, जो कि अपना पोषण खुद से खुद ही करते हैं, अपने लिए खाना खुद ही बनाते हैं। जैसे कि आपका कौन हो गए, पेड़ पौधे हो गए, पेड़ पौधे, हरी शैवाल यानी कि ग्रीन एल्जिया। ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, फोटोसिंथेसिस एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू अपना भोजन खुद बनाते हैं। पौधे क्या करते हैं, सूर्य से यानी कि सन से जो होती है उसकी सनलाइट्स लेते हैं और उसके थ्रू जो होता है अपना भोजन खुद पे खुद ही बनाते हैं। उनको किसी दूसरे पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं प्रकाश ऊर्जा की मदद से, जिसको हम फोटोसिंथेसिस भी कह देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके पौधे हो गए, हरी शैवाल हो गई, एटसेट्रा। नेक्स्ट आ जाता है कंज्यूमर, यानी कि उपभोक्ता। तो उपभोक्ता में क्या आ जाएंगे, प्रोड्यूसर्स का, यानी कि पेड़ पौधों का जो इस्तेमाल करते हैं, उनसे अपना भोजन बनाते हैं, वो आपके कंज्यूमर आ जाएंगे। तो इसमें आपके सारे विषमपोषी या हेटरोट्रोप्स आ जाएंगे, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या होता है, अपने भोजन के लिए, अपने फूड बनाने के लिए उत्पादकों पर, यानी कि प्रोड्यूसर्स पर डिपेंडेंट रहते हैं कि प्रोड्यूसर्स कुछ प्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद ही हम अपना कुछ भोजन बना पाएंगे। जैसे पेड़ पौधों से ही हमें फल, सब्जी इत्यादि एटसेट्रा हमें चीज़ें मिलती हैं, जिसकी वजह से हम अपना भोजन जो है वो बना पाते हैं। आपके जो कंज्यूमर होते हैं, इसमें आपके मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वहारी, अपरजीवी, इस तरह के अलग अलग और कैटेगराइज की हुई है मैंने, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। कंज्यूमर में सबसे पहले आ जाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर, इनको हम हार्बीवोरस भी कहते हैं या शाकाहारी। ये वो कंज्यूमर्स हैं जो कि सिर्फ पेड़ पौधे ही से बनी हुई चीज़ों को ही खाते हैं। ठीक है, सिर्फ पेड़ पौधे खा लें या तो डायरेक्ट
हरी सब्जियां, पत्ते खा लें, या पेड़ पौधों से जो हमें मिल रहा है ना फल सब्जी वगैरह उनका खाते हैं। जैसे आपके एक तो मनुष्य हो जाते हैं कुछ, उसके अलावा गाय, बकरी, हिरन, खरगोश, ये वो होते हैं जो सिर्फ पेड़ पौधे खाकर ही अपना काम चला लेते हैं। इसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर आते हैं जिनको हम कार्निवोरस या मांसाहारी भी कहते हैं। ये वो कंज्यूमर है जो कि प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके गाय, बकरी, हिरन, खरगोश, इस तरह की चीज़ें हो गई, इनका मांस जिसको हम कहते हैं ना मांसाहारी, तो ये वो हो गए आपके जिसको हम कह देते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। जिसके एग्जाम्पल के लिए आपका आ गया लोमड़ी, कुत्ते, बिल्ली एटसेट्रा। इसके बाद आ जाता है टेरिटरी कंज्यूमर्स यानी कि तृतीय उपभोक्ता। ये वो उपभोक्ता है, इनको हम कार्निवोरस भी कहते हैं। ये वो हैं जो कि आपके सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं, ठीक है। ये कौन होते हैं? ये आपके सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं, जैसे कि आपके भेड़िया, लोमड़ी एटसेट्रा। इसके बाद आ जाते हैं आपके क्वाटनरी कंज्यूमर यानी कि चतुर्थक उपभोक्ता। इनमें वो चीज़ें आ जाती है, वो जानवर आ जाते हैं जो आपके टेरिटरी कंज्यूमर को या तृतीय उपभोक्ता को भी खा जाते हैं, जैसे कि आपका शेर, बाघ, गिद्ध एटसेट्रा, ठीक है। और लास्ट में आपका ये तो हो गया कंज्यूमर की बात। थर्ड पॉइंट है आपका इसका डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर में क्या आता है? छोटे छोटे बैक्टीरियाज आते हैं। ये नाम से पता चल रहा है डिकम्पोजर यानी कि विनाशक तत्व। ये छोटे छोटे डिकम्पोजर होते हैं जो पेड़ पौधों में या जमीन के नीचे इस तरह के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि प्रोड्यूसिंग प्रोसेस में अफेक्ट डालते हैं या उनकी एबिलिटी को कम करने की कोशिश करते हैं। इनमें हम अगर नॉर्मली बात करते हैं तो ये मृत पदार्थ पर काम करते हैं। जैसे कि कुछ मर गया, जीव है, ठीक है, मनुष्य है, वो मर गया, उसके बाद उसमें क्या होता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े वो लग जाते हैं, तो वो क्या है, डिकम्पोजर एक तरीके से कहलाते हैं। और उसके बाद आपके एबायोटिक आ जाएंगे जिसमें आपकी जल, हवा, पानी, सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपका बचता है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम के बारे में पूछा है कि इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। और इसके बाद जो डेजर्ट इकोसिस्टम होता है और एक्वेटिक इकोसिस्टम है यानी कि मरुस्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र, इनकी विशेषताओं के बारे में बताना है। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 था कि इकोसिस्टम बताना है और उनके टाइप्स बताने हैं, कंपोनेंट्स बताने, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे सबसे पहले आप उसी की तरह का आंसर होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। किस तरीके से? सबसे पहले आप इकोसिस्टम को एक्सप्लेन कर देंगे सेम एज जैसा क्वेश्चन नंबर 5 में किया है। उसके बाद आप इकोसिस्टम के जो टाइप्स होते हैं अलग अलग, उन सबका एक चार्ट बना देंगे और चार्ट में सभी टाइप्स को मेंशन कर देंगे। अब उसके बाद जो उसमें डेजर्ट और एक्वेटिक इकोसिस्टम है, सिर्फ और सिर्फ उनको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट और एक्वेटिक पूछा है, तो सिर्फ उनको आप वहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे जैसा कि आपके क्वेश्चन नंबर 5 में किया हुआ है। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉरेस्ट रिसोर्सेज, एक्सप्लेन द नीड ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन, डिस्कस द रेमेडीज ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन। यहाँ पर आपसे एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले पूछा गया कि वन संसाधन क्या होता है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज क्या होता है। तो सबसे पहले आप और कुछ नहीं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है कि ये जो वन संसाधन है वन संरक्षण की क्या आवश्यकता है, यानी कि फॉरेस्ट को कंजर्वेशन करने की या उनको बचाने की क्या ज़रूरत है। तो इसमें हम ये बता देंगे ना कि किस तरीके से पेड़ पौधे जो हैं लोग उनको काटते जा रहे हैं धीरे धीरे, टेक्नोलॉजी के नाम पर, नई नई टेक्नोलॉजी या डेवलपमेंट के नाम पर जो है पेड़ पौधों को खत्म करते जा रहे हैं, ठीक है। पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं तो जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से इनको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर कर देंगे। और लास्ट में क्वेश्चन आता है आपका कि इनके उपायों पर हमें बताना है, ये बताना है कि कैसे हम जो है फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कर सकते हैं। पहले तो हमें ज़रूरत बतानी है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन की ज़रूरत क्या है, और उसके बाद हमें कुछ तरीके बता देने हैं कि कैसे कैसे हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन। सबसे पहले यहाँ पर हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि जो टर्म फॉरेस्ट है ये हमारे लैटिन भाषा के फॉरेस्ट शब्द से लिया हुआ है, जिसका मतलब होता है आउटसाइड यानी कि बाहर का, ठीक है। कुल मिलाकर अगर फॉरेस्ट की बात करते हैं तो फॉरेस्ट क्या है, ये आपका पौधे, प्रकृति, खेती, पेड़ों, इन सब का क्या है, एक तरीके से कम्युनिटी आप कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं, एक तरीके से एसोसिएशन है। ये फॉरेस्ट क्या होता है, एक तरीके से एसोसिएशन या ग्रुप है जिसके अंदर आपके प्लांट्स, नेचर या कल्टिवेटेड हो जाते हैं, आपका खेती, ये सारी चीज़ें जो है आपके शामिल हो जाती है। इसी को हम क्या कह देते हैं कि हाँ जंगल हो गया। जंगल होता क्या है, पेड़ पौधे से घिरे हुआ स्थान, ऐसा एरिया, ऐसी जगह जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे, खेती, इस तरह की चीज़ें पाई जाती है।
अब यहाँ पर बात करते हैं यूजेस या नीड्स ऑफ फॉरेस्ट। हमें ये बता रहे हैं हम नेक्स्ट में कि हमारे इन जंगलों का क्या उपयोग होता है, इन जंगलों में जो पेड़ पौधे होते हैं इनका हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और इनकी क्या ज़रूरतें होती हैं। दोनों में सेम पॉइंट आएंगे। अगर ऐसा हो जाए कि क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाए कि फॉरेस्ट के यूज़ बताइए या फॉरेस्ट के नीड्स बताइए, तो यही सेम पॉइंट्स आपको वहाँ पर लिखने हैं। तो देखते हैं क्या होता है जी। ये फॉरेस्ट में जो आपके पेड़ पौधे होते हैं ये किस काम आते हैं? ये आपके घर के निर्माण में, जब आपको घर बनाना होता है तो उसमें लकड़ी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, गेट के लिए लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जहाज के निर्माण में, पुलों के कंस्ट्रक्शन में, रेलगाड़ियों में, फर्नीचर बनाने में, ठीक है, इमारती लकड़ी बनाने में, तो इस तरह की चीज़ें बनाने में या लकड़ी बनाने में क्या होता है, हमें पेड़ पौधों की या जंगलों की ज़रूरत पड़ती है। ये घर में या उद्योगों में ईंधन के लिए जलाऊ लकड़ी के और चारकोल की आपूर्ति करते हैं। मतलब अगर कहीं इंडस्ट्रियल एरिया है, फैक्ट्री लगी हुई है, चाहे वो फैक्ट्री घर में लगी हुई हो, छोटे बेस पर हो या बड़े बेस पर हो, ठीक है, तो उसमें भी जब ईंधन होगा तो ईंधन में कुछ लकड़ी की जरूरत पड़ती है, चारकोल की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी जंगलों में जो आपके पेड़ पौधे होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा कागज, आप सब जानते हैं कागज किससे बनता है? पेड़ पौधों की लकड़ियों से ही कागज को बनाया जाता है। उसके अलावा खाने के लिए कुछ भोजन होता है, ठीक है। जंगलों में पेड़ पौधे होते हैं या कहीं भी पेड़ पौधे हो रहे हैं, उग रहे हैं, पेड़ पौधे से हमें फल सब्जियां जो है प्राप्त होती है, मिलती हैं, हमारा भोजन बनता है। उसके अलावा दवाइयों के लिए जो है हमारा इस्तेमाल होता है, मोमबत्ती, दवाई, जूते बनाने के लिए या मधुमक्खी का मोम जो है हमें जंगलों से या पेड़ पौधों से ही मिलता है, ठीक है। इसके अलावा इस तरीके के बहुत सारे यूजेस या नीड्स जो है यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे नीड्स होंगे जो आपके माइंड में आ रहे होंगे, इजी लैंग्वेज में आ रहे होंगे, उनको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप देख लीजिएगा, इनमें से जो जो आपको ईजी या कंफर्टेबल लगे उनको वहाँ पर आप मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब बात आती है इनडायरेक्ट यूजेस की। ये तो ऐसे यूज थे जो डायरेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, हम देख पा रहे हैं कि हाँ जंगलों का, पेड़ पौधों का, लकड़ी का किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। कुछ ऐसे ऐसे यूजेस भी होते हैं जो कि हमें पता ही नहीं होता कि हाँ जंगलों के ये फायदे भी हैं। इनडायरेक्टली फॉरेस्ट जो होते हैं हमारी मदद करते हैं। कैसे? जैसे बहुत सारी बारिश हो रही है तो बारिश का पानी जो है उसको ऑब्जर्व करने में जंगल जो है मदद करते हैं। बारिश का बहुत सारा पानी जो होता है वो जंगल ऑब्जर्व कर लेते हैं, सोख लेते हैं, जिसकी वजह से धरती पर बाढ़ आने की संभावना जो है कम रहती है। या बहुत कई बार ऐसा होता है कि तूफानी हवा चल रही है तो उसकी स्पीड को कम करने के लिए, पीछे से कहीं से बाढ़ आ रही है, बहुत ज्यादा वर्षा का पानी आ रहा है, तो उनकी स्पीड को कम करने के लिए क्या होता है, जंगल हमारी मदद करते हैं। और इस तरीके से और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे बाढ़ होती है उस टाइम पर उसकी स्पीड को कम करने के लिए, पानी को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। हंटिंग ग्राउंड्स, शिकार के मैदान प्राप्त करने के लिए। उसके अलावा मनुष्य को या जीव जंतु को ऑक्सीजन जो है, उसके अलावा मनुष्य को ऑक्सीजन देते हैं पेड़ पौधे, खुद कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, तो जो है एनवायरनमेंट है उसको भी जो है रिलीफ मिलता है या हेल्प मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों पॉइंट से हमें ये बता दिया गया हमने कि फॉरेस्ट का कंजर्वेशन की क्या जरूरत है, या हमने ये बता दिया कि फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। इसके बाद आप नीड ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन हेडिंग डाल सकते हैं, चाहे तो क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए, और आप उसमें लिख सकते हैं कि हाँ इन सभी चीज़ों के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन की, फॉरेस्ट को बचाए रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। या आप इसी के बाद 2 लाइनों में ये बात लिख सकते हैं कि हमने ऊपर देखा कि फॉरेस्ट या जंगल जो होता है किस तरीके से हमारी मदद करते हैं, कितना यूजफुल होते हैं, तो इनको बचाए रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आगे भी फ्यूचर में ये हमारे काम आते रहें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमने बता दिया डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, कि कैसे धीरे धीरे जो जंगल है वो खत्म होते जा रहे हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज या वन संसाधन जो है धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, वो हमने यहाँ पर जो है बता दिया। कि इसमें हमने ये एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से धीरे धीरे पेड़ पौधों को काटा जाने लगा है, डेवलपमेंट के नाम पर अलग अलग ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनने लगी है, ठीक है, जंगल धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ पर जो है वो बता दिया है, ठीक है। इसके रीजन चाहे तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कि आपके फॉरेस्ट जो आपके फॉरेस्टेशन है या डिफॉरेस्टेशन है, डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज है, इसके क्या क्या रीजन है, इसको चाहे तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा और चाहे तो इस पोर्शन को स्किप भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत पर कि आपका आंसर की कितनी ज़रूरत है, ठीक है। और उसके बाद एंड में जो क्वेश्चन का था रेमेडीज, कि हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन को कैसे कर सकते हैं, उसके कुछ तरीके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है वनरोपण यानी कि रिफॉरेस्टेशन करके, ठीक है,
पेड़ों की नियमित और नियोजित कटाई, जो कटिंग हो रही है या हम पेड़ों को काटते हैं वो फिक्स कर दी जाए कि हाँ तुम इससे ज़्यादा नहीं काट सकते। वो कंट्रोल्ड कटाई होनी चाहिए, प्लान होनी चाहिए कि वहाँ जहाँ पर ज़रूरत हो बहुत ज़्यादा वहीं पर ही पेड़ काटे जाने चाहिए, नहीं तो बिल्कुल नहीं काटे जाने चाहिए। ठीक है। जंगल पर कई बार ऐसा होता है कि पूरे पूरे जंगल में आग लग जाती है तो पूरा का पूरा जंगल ही नष्ट हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। ठीक है। तो ये जो है कुछ तरीके हमारे यहाँ पर हो सकते हैं। फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो गया, डेवलपमेंट ऑफ सीड बैंक हो गया। ठीक है। गवर्नमेंट को जो है पूरी पूरी अपना भूमिका निभानी चाहिए अपनी तरफ से, जो है नए नए प्रोग्राम चलाने चाहिए जो कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज के लिए हेल्पफुल रहे। तो ये चीज़ें हम जो है यहाँ पर लिख देंगे। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि प्रदूषण के बारे में बताना है, इनके टाइप्स बताने हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम जो है बहुत ही छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं प्रदूषण क्या होता है। बहुत सारे प्रदूषण होते हैं, जैसे कि आपका ध्वनि प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया। ठीक है। तो जल प्रदूषण हो गया, मृदा प्रदूषण हो गया। तो इस तरीके के बहुत सारे पोल्यूशन जो है हम देखते हुए आ रहे हैं, वही सब यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो पहले हमने प्रदूषण के बारे में बता दिया कि प्रदूषण क्या है, जब हमारे एनवायरनमेंट में कुछ हानिकारक पदार्थ शामिल होते हैं। हमारा जो एनवायरनमेंट होता है, पर्यावरण होता है, उसमें कुछ ऐसे पदार्थ शामिल होते हैं, इंक्लूड हैं, जो कि हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, हार्म पहुंचाते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है। तो उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, ऐसे पदार्थों को या ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, प्रदूषक, यानी कि पोल्यूटेंट कहते हैं। पोल्यूटेंट क्या हुए, वो मटेरियल हुए या वो आपका पदार्थ हुए जो कि हमारे पर्यावरण को या एनवायरनमेंट को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है। जो आपके ये पोल्यूटेंट होते हैं, प्रदूषक होते हैं, ये आपके नेचुरल भी होते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि ज्वालामुखी हुआ तो ज्वालामुखी की जो राख हो गई वो क्या बन गया, आपका एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाएगा। ठीक है। और कई बार ये मानव के द्वारा भी बनाए हुए होते हैं, जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं हो गया, कचरा हो गया। ठीक है। वो सब क्या होता है, प्रदूषक होते हैं, पोल्यूटेंट होते हैं, जो कि हवा में, पानी में या जमीन में जाकर उनकी क्वालिटी को खत्म करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है। प्रदूषण के टाइप्स हमने यहाँ पर लिख दिया। पोल्यूशन के टाइप्स, एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण हो गया, सॉइल पोल्यूशन हो गया, नॉइज पोल्यूशन हो गया। अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जो है यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन किया हुआ है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर जो है ऑलरेडी मटेरियल कितना हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से हमने पोल्यूशन को अच्छी तरीके से डिफाइन किया है। ठीक है। लगभग हाफ पेज पर ये आपका आ जाएगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ पोल्यूशन हम लिखेंगे हाफ पेज पर, नहीं तो एक पेज पर इसको आप जो है डायग्राम पूरा एक पेज पर तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ हाफ पेज पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 1 से 1.5 पेज जो है आपका यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद आपके पास 4 एयर पोल्यूशन या 4 टाइप्स है पोल्यूशन के। तो अगर आप एक पेज पर 2 भी लिखते तो भी आपका काम हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर ब्रीफ में लिखा। हमें एक आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन में एक आउटलाइन हो जाती है कि हमें क्या क्या आंसर्स लिखने हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम जो है क्वेश्चंस का एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर हमें ज़्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन आता कि एयर पोल्यूशन को बताइए, वहां पर क्या होता है कि सिर्फ हमारे पास एक्सप्लेन करने के लिए एक ही चीज़ है एयर पोल्यूशन। वहां पर हम उसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, एयर पोल्यूशन होता क्या है, इसके क्या क्या रीजंस होते हैं, ये किस तरीके से हार्म पहुंचाता है, हम इसको कैसे खत्म कर सकते हैं, क्या क्या रेमेडीज कर सकते हैं, स्कूल कैसे रोल प्ले कर सकता है। तो वहां पर हम बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ बेसिक ब्रीफ में बताना है। वायु प्रदूषण या एयर पोल्यूशन क्या होता है, जब हमारे जो वायुमंडल होता है, एयर होती है, उसमें कुछ पोल्यूटेंट यानी कि कुछ दूषित पदार्थ जो होते हैं वो मिल जाते हैं। ठीक है। और हमारी वायु को क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं या दूषित कर देते हैं, खराब कर देते हैं। ठीक है। जैसे कि कुछ केमिकल्स होते हैं या कुछ जहरीली गैस हो जो फैक्ट्री वगैरह से निकलती हैं, वो क्या होता है वायु में मिल जाते हैं, और वायु के थ्रू या एयर के थ्रू जो है हमारे शरीर में पहुंचते हैं, मनुष्यों को भी नुकसान पहुंचाते हैं और जीव जंतुओं को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है। एयर पोल्यूशन में या वायु प्रदूषण में कौन कौन से केमिकल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, वो है जीवाश्म ईंधन। जब आप फॉसिल फ्यूल को जलाएंगे तो उससे बहुत ज्यादा जो है पोल्यूटेंट निकलता है। इसके अलावा खनन कार्य, जब माइनिंग काम आप करते हैं माइनिंग का, तो उसमें से भी बहुत ज्यादा पोल्यूटेंट निकलते हैं। उसके अलावा उद्योग यानी कि फैक्ट्री कारखाने में भी जो है अलग अलग तरीके की नशीली जहरीली जो है गैसें निकलती है जो हवा में मिल जाती हैं। इसके बाद आपका जल प्रदूषण आ गया। जल प्रदूषण में आपका क्या हो जाएगा, जल प्रदूषण तब होता है जबकि आपके जो जहरीले पदार्थ होते हैं, जो टॉक्सिक्स होते हैं, ये आपके जलों में मिल जाते हैं। जल कहाँ होगा, आपका झील, नदी, समुद्र, उनमें मिलकर आपके जल को या जो पानी है उसको खराब कर देते हैं। तो ये आपका जल प्रदूषण कहलाता है। ठीक है। जल प्रदूषण में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि
ठोस अपशिष्टों को जलाशयों में डालना। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जो सॉलिड वेस्ट है, ठीक है, कोई भी हमारे घर से कुछ वेस्ट निकला, कूड़ा कचरा निकला और हमने उसको जलाशय में डाल दिया, ठीक है, वो जब ठोस होगा, सॉलिड होगा, तो वो खुद से घुलेगा तो नहीं और वो उसी में पड़ा रहेगा, जिसकी वजह से जो है पॉल्यूटेंट की तरह काम करेगा और हमारा जल जो है वो जो पानी है वो खराब हो जाएगा। इसके अलावा मनुष्यों का या जो एनिमल्स होते हैं उनका वेस्ट जो निकलता है वो पानी में बहा दिया गया। उसके अलावा जो कुछ कीटनाशक और उर्वरक तत्व होते हैं कृषि में, जब हम इस्तेमाल करते हैं, कृषि में कुछ कीटनाशक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं तो उसको पानी में बहा दिया गया। ये इस तरीके से बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से जल प्रदूषण या वाटर पॉल्यूशन होता है। सेम इसी तरीके से हम सॉइल पॉल्यूशन या नॉइज पॉल्यूशन को भी यहाँ पर हम बता देंगे। बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, हम बेसिक 6-7 क्लास से ये चीजें पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। जो आपका जल प्रदूषण है इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं वो हमें बताना है। किस किस पर प्रभाव? एक तो मनुष्य के जीवन पर, जानवरों पर, एनिमल्स पर, पेड़ पौधों पर और आपके मेटल्स पर, इनके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं वो हमें बताना है। और उसके बाद हमें तरीका बताना है कि कैसे हम वाटर पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जल प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव होते हैं, मनुष्य पर, जानवरों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये 2 चीजें बतानी है। तो पहले हम वाटर पॉल्यूशन को एक ब्रीफ में 5 से 10 लाइन में जो है एक्सप्लेन कर देंगे और उसके बाद जो है आगे का जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पर पहले जैसे ऊपर क्वेश्चन में हमने वाटर पॉल्यूशन को बताया, सेम चीज हम यहाँ पर लिख देंगे वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। अब मेन जो क्वेश्चन में पूछा गया वो हम यहाँ पर लिख देंगे, इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन लाइफ। मनुष्य के जीवन पर या मनुष्य पर, व्यक्तियों पर जल प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो जितने भी तरीके के आपके वाटर पॉल्यूशन में केमिकल्स होते हैं, पॉल्यूटेंट होते हैं, वो सभी मनुष्य के लिए या व्यक्ति की जो हेल्थ होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, ठीक है। हम जो होता है पानी पीते हैं, जो हमारा पानी होता है वो अलग अलग सोर्सेज से आता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई लोकल में कोई नदी है वहाँ से ले लिया, कोई झील है वहाँ से ले लिया, कई बार ग्राउंड वाटर जो है वहाँ से निकाला जाता है समरसेबल के थ्रू। कई बार ऐसा होता है कि ग्राउंड वाटर से कुआं है या कोई नलका वगैरह लगाया हुआ है वहाँ से जो है पानी आ सकता है। तो अलग अलग सोर्स है पानी लेने के। तो वहाँ पर अगर उस पानी में केमिकल मिला हुआ होता है, अलग अलग पॉल्यूटेंट मिले हुए होते हैं, तो उससे क्या होगा, आप उस पानी को पिएंगे जिससे आपका स्वास्थ्य जो है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, आपके लिए वो हार्मफुल रहेगा हेल्थ के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ फैक्चुअल डाटा है वो देख सकते हैं। कुछ कुछ कंट्रीज या कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर पुअर स्क्रीनिंग या प्योरिफिकेशन प्रैक्टिसेस है, मतलब किस तरीके से पानी को हम पीने योग्य बना सकते हैं, किस तरीके से पानी को हम साफ कर सकते हैं, स्वच्छ बना सकते हैं, उसके एक तरीके होते हैं, ठीक है। कुछ केमिकल्स डालकर पानी को स्वच्छ या पीने लायक बनाया जा सकता है, उसको साफ किया जा सकता है। अब कुछ देशों में तो ऐसा है जिसको पूरी तरीके से पता है, तो वो अपना जो भी पानी होता है उसको बिल्कुल साफ करके स्वच्छ पी करके पीते हैं, तो उनको कोई नुकसान नहीं होता। कुछ कुछ जगह, कुछ कुछ एरिया या कुछ कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पर उनको ये पूरे हर एक तरीके नहीं पता कि किस तरीके से हम पानी को साफ या स्वच्छ बना सकते हैं। तो इस कमी की वजह से वो क्या होता है कि जैसा पानी आ रहा है वैसा वो इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी हेल्थ को ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो देखी जा सकती है, ठीक है। अब जो है आप अगर गंदा पानी या जो है पॉल्यूटेड वाटर पी रहे हैं तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं मनुष्य की हेल्थ पर, देख सकते हैं आप। कैंसर होने का खतरा रहता है, ठीक है। हार्मोन्स का जो है डिस्टर्ब होने का खतरा रहता है। ऑल्टर्ड ब्रेन फंक्शन, यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपका ब्रेन सही से काम ना करे, ब्रेन डैमेज हो सकता है, ठीक है। आपका इम्यून सिस्टम या रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा आपको कार्डियो की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम आपकी हो सकती है। देख सकते हैं आपके कितना ज़्यादा जो है खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा अगर आप उस दूषित पानी को या पॉल्यूटेंट वाटर को पी नहीं रहे बल्कि उसमें स्विमिंग वगैरह कर रहे हैं तो भी वो आपके लिए नुकसानदायक है। कैसे हो सकता है, आपकी त्वचा पर, स्किन पर जो है व्यक्ति की वो रैसेस वगैरह हो जाते हैं। अगर आप कहीं किसी गंदे पानी में नहा ले या नहर नदियों में नहा ले, ठीक है, उससे क्या होगा, रैशेज वगैरह हो जाती हैं, आपकी आंखें जो है वो पिंक हो जाती है, गुलाबी हो जाती है। उसके अलावा आपको इन्फेक्शंस वगैरह हो सकता है, ठीक है, हेपेटाइटिस हो सकता है। तो ये सारे नुकसान जो है आपको हो सकते हैं। उसके बाद एनिमल्स पर, पेड़ पौधों पर या मेटल्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको आप चाहें तो इनको अलग अलग हेडिंग में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मैंने ऊपर ह्यूमंस के लिए बताया, उसके बाद आप एनिमल्स के लिए बताएं, उसके लिए बाद आप प्लांट्स के लिए बताएं, आप अलग अलग एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे जितनी ज़रूरत थी तो मैंने ह्यूमंस के लिए अलग से बता दिया, एनिमल्स, प्लांट्स और मेटल्स का एक साथ डाल दिया,
ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कई बार ऐसा होता है कि जैसे समुंदर है, नदियां हैं, उसमें समुंदर है, नदियां है, वहां पर क्या होता है कि पानी खराब हो गया, पानी दूषित हो गया, जो पानी में रहने वाले जानवर हैं उनके लिए वो पॉइजन का काम करता है। ठीक है, जो जानवर होते हैं पानी में ही मर जाते हैं, वहीं की वहीं मरते रहते हैं वो। तो जो जानवर हैं, जलीय जानवर मेनली, उनके लिए बहुत खतरनाक है। उसके अलावा और जो बाहरी जो जानवर है, जो जलीय जानवर नहीं है, जैसे कि आपका हाथी हो गए, ठीक है, और बहुत सारे जानवर होते हैं जो कि समुंदर से, नदियों से, इसी तरीके के पानी जो है उनको पीते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। तो उनकी भी हेल्थ पर वो है जो अफेक्ट करता है आपका दूषित पानी। इसके बाद आपने बता दिया वे टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन, कैसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो जहरीले रसायनों का ठीक से निपटान करना, यानी कि आपकी फैक्ट्री से जो भी टॉक्सिक केमिकल्स निकल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इनको कैसे प्रॉपरली खत्म करना है, कैसे इन केमिकल्स का सही इस्तेमाल करना है, या कैसे इन निकलने वाले टॉक्सिक को या केमिकल्स को किस तरीके से खत्म करना है ताकि वाटर पोल्यूशन ना हो पाए या एयर पोल्यूशन ना हो पाए। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ वाटर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो एयर पोल्यूशन का जिक्र यहाँ पर नहीं करेंगे। इसके अलावा जो जल प्रदूषण होता है उसको ध्यान में रखकर खरीदारी करें। आप कुछ भी शॉपिंग कर रहे हैं तो आपके माइंड में वाटर पोल्यूशन की जो बातें हैं वो होनी चाहिए, उसी को ध्यान में रखते हुए आप कोई भी शॉपिंग करें। नाली में वसा या ग्रीस ना डालें। कई बार ऐसा होता है कि जो नाली आपके आसपास है उसी में ही कुछ फैट या ग्रीस वगैरह डाल देते हैं जो सूख जाती है वहीं पर, तो वो काम ना करें। उसके अलावा जो फास्फेट डिटर्जेंट या डिश क्लीनर है उसी का यूज़ करें। कुछ जो आपके डिश क्लीनर यानी कि बर्तन मांजने की जो कुछ साबुन आती है या डिटर्जेंट पाउडर आते हैं उसमें फास्फेट होता है। ठीक है, तो ऐसे पाउडर्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो आपके पानी के लिए, जल प्रदूषण के लिए जो है खतरनाक होते हैं। तो ये आप जो है कुछ पॉइंट्स इस तरीके से लिख देंगे, आपका क्वेश्चन जो है पूरा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 16 क्वेश्चन आ रहा है। इसमें आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थर्मल पोल्यूशन, यानी कि इसमें थर्मल पोल्यूशन, उसमें प्रदूषण के बारे में बताना है और साथ साथ थर्मल पोल्यूशन के सोर्सेज क्या क्या होते हैं वो बताना है। तो देखिए, थर्मल पोल्यूशन जो है वो बहुत ही इस तरीके का प्रदूषण है कि जिसके बारे में लोग बहुत रेयरली बात करते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई भी पोल्यूशन की बात करता है, पोल्यूशन की बात आ रही है, तो थर्मल पोल्यूशन की बात तो बहुत ज्यादा बाद में जाकर कोई इंसान सोचेगा। नॉर्मली तो पोल्यूशन में कौन क्या सोचेगा, एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, नॉइज पोल्यूशन हो गया, इन्हीं का ही ज्यादातर लोगों के माइंड में रहता है। ठीक है, उसमें प्रदूषण का मतलब क्या होता है? उसमें प्रदूषण या थर्मल पोल्यूशन जब पानी के प्राकृतिक शरीर के तापमान में अचानक वृद्धि या कमी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कोई एक ह्यूमन बॉडी है या कोई भी नेचुरल बॉडी है, उसके पानी है, उसके टेम्परेचर में अचानक से बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाए या बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए और एकदम से बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाए। इन शॉर्ट आपका यहाँ पर थर्मल पोल्यूशन क्या हुआ? थर्मल पोल्यूशन वो होता है जब आपके टेम्परेचर से रिलेटेड है, जब जो आपका टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या बहुत ज़्यादा घट जाए, तो इसको हम थर्मल पोल्यूशन कहते हैं। ये कब होता है, कैसे होता है, या थर्मल पोल्यूशन किस तरीके से होता है? ये आमतौर पर जब होता है जब कोई पौधा या सुविधा, कोई भी पेड़ पौधे हो सकते हैं, कोई ह्यूमन हो सकता है, कोई जानवर, जंगली जानवर हो सकते हैं, या कोई भी जानवर हो सकता है, या कोई टेक्नोलॉजी या कोई फैसिलिटी हो सकती है जिसकी वजह से हम नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको एज इट इज वापस नहीं कर रहे, बल्कि उसको बढ़ा के, उसका टेम्परेचर बढ़ा के वापस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका हम एग्जाम्पल इस तरीके से ले सकते हैं कि हमने नेचुरल रिसोर्सेज से पानी लिया, ठीक है, अब उस पानी को बेकार करके या उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा करके उसको जो है वापस वही में फेंक दिया, तो क्या हो जाता है कि जिस एरिया में आप वो पानी फेंक रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर एकदम से घट जाएगा या एकदम से बढ़ जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आप जो पानी है, ये जो जल है, वो बाहर फेंक रहे हैं। तो यहाँ पर आप नेचुरल रिसोर्सेज से कोई एक सामान ले रहे हैं और उसको सेम एज इट इज वापस ना करके उसको घटाया बढ़ा के वापस कर रहे हैं, तो वो चीज़ क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। सेम चीज़ यहाँ पर आप ले लीजिएगा कि ठीक है, आपने कहीं नेचुरल रिसोर्सेज से पानी लिया और उसको बहुत ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म करके उसको वापस फेंक दिया, तो क्या हो जाता है, वहाँ उस एरिया में जहाँ पर आपने वो पानी फेंका वहाँ पर थर्मल पोल्यूशन हो जाता है। इसके सोर्सेज क्या क्या है थर्मल पोल्यूशन के? हीटेड वेस्ट वाटर। कई बार ऐसा होता है, देखिए इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आप कह सकते हैं, आपने पानी लिया, ठीक है, पानी को आपने कुछ खाना बना रहे हैं, कोई भी रेसिपी आप यूज़ कर रहे हैं, कोई खाना बना रहे हैं, बढ़िया से डिश बना रहे हैं,
ठीक है, उसमें आपने पानी इस्तेमाल किया, पानी को उबाला, अब वो पानी आपने चावल बनाए, ठीक है, चावल जब आपने बना लिए, उस चावल को एक छलनी में निकाल दिया, उसके बाद उसका बहुत सारा पानी बचता है जो कि बिल्कुल उबला हुआ गर्म होता है। अगर वो उबला हुआ गर्म पानी आप जो को तो फेंक रहे हैं कहीं, तो क्या होगा, वो गलत हो गया ना। आपने लिया तो ताज़ा पानी था टैंक से, और आप बिल्कुल गर्म पानी करके उसको बाहर फेंक रहे हैं, तो वो क्या हुआ, एक तरीके से थर्मल पोल्यूशन का आपका कहलाता है। ठीक है, कोयल फायर्ड, कई बार ऐसा होता है कि कोयल हमने लिया, प्रयोग किया, उसको जलाया, और बिल्कुल जले हुए बिल्कुल गरम गरम कोयले जो है वो कहीं सड़क में या कहीं भी पानी में ले जाकर फेंक दिया। ठीक है, ऐसा होता है ना कि बिल्कुल जले हुए कोयले हैं और उसको ले जाकर नदी में या नहर में फेंक दिया। नेचुरल गैस प्लांट, कई बार गैस प्लांट्स लगते हैं तो उसमें से जो है हम पानी लेते हैं और उससे गर्म या ठंडा पानी उसमें बाहर आता है। न्यूक्लियर प्लांट हो गए, टेक्सटाइल्स हो गए, पेपर या पल्प इंडस्ट्रीज हो गई, तो ये क्या है, सारे के सारे सोर्सेज हैं थर्मल पोल्यूशन के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोर्सेज को हमने यहाँ पर पहले मेंशन कर दिया है एक चार्ट में। अब यहाँ पर केसेस आप बता सकते हैं कि थर्मल पोल्यूशन के क्या कारण है। बीच बीच में हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, उनको आप जो है एक बार रीड कर लीजिएगा। आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन नोट्स को मैं आज कल जो है वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगी और आपको एप्लीकेशन पर भी मिल जाएंगे, वहां से आप जो है आराम से रीड कर सकते हैं। केसेस आप देख सकते हैं थर्मल पोल्यूशन के क्या क्या कारण हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या कारण है थर्मल पोल्यूशन के। डिफोरेस्टेशन सबसे मेन कारण होता है कि वनों की कटाई, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे हम काट रहे हैं। सॉइल एरोजन हो रहा है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है प्राकृतिक कारण भी होता है। डोमेस्टिक सीवेज यानी कि घरेलू सीवेज, घरेलू में हम घर में काम, जैसे मैंने अभी आपको चावल का एक एग्जांपल दिया, तो वो आपका जो है एक तरीके से आ जाएगा। इसके अलावा कोई इंडस्ट्रियल प्लांट लगा हुआ है तो वहां से आपका हो जाएगा। एक ऐसा होता है ना कि जैसे आप एक एसी का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर एयर पोल्यूशन में कहीं, तो क्या होता है कि आपके घर में एसी लगा हुआ है, तो आपके घर का जितना भी गर्म टेम्परेचर है वो सब तो बाहर चला जाता है, खिंच जाता है, और आपका घर अंदर से जो रूम होता है, रूम का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, वहां पर बिल्कुल ठंडक हो जाती है, और रूम की जितनी भी गर्मी थी वो सब कहाँ जाती है, वो बाहर जाती है। अगर आप कभी नोटिस करें, एक एरिया बिल्कुल ठंडा, उसके बाहर का जो रूम होगा या बाहर का जो एरिया होगा बहुत ज्यादा गर्म होगा। क्यों? क्योंकि अंदर रूम की सारी की सारी गर्माहट है वो सारी बाहर आ जाती है। तो ये क्या है, एक तरीके से थर्मल पोल्यूशन है। इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं थर्मल पोल्यूशन के। गुलित ऑक्सीजन के स्तर में कमी, यानी कि जो DO होती है, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, उसका लेवल घट जाता है। जो आपके टॉक्सिन्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी जो होती है, जैव विविधता, वो उसको हार्म पहुंचता है। ठीक है, जितने भी इलॉजिकल इम्पैक्ट होते हैं, पारिस्थितिक प्रभाव होते हैं, वो उसमें आ जाएंगे। आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उस पर आपका इफेक्ट पड़ेगा। आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो आपका जो है कम या ज्यादा हो जाएगा एकदम से। ठीक है, माइग्रेशन पर अफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारे क्या है, अफेक्ट है। अब यहाँ पर इनको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया। इनको आप चार्ट में मेंशन कर सकते हैं या एज इट इज जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरीके से भी मेंशन करके छोड़ सकते हैं। आप चाहें तो आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक एक दो लाइन में लिख दीजिएगा, बल्कि इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। इसके बाद कुछ सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। सॉल्यूशन, कूलिंग पॉन्ड्स, यानी कि जो आपका तालाब है उनको कूल करने की कोशिश किया जाए, उसको ठंडा कर रखने की कोशिश किया जाए। ठीक है, कूलिंग टावर्स हो गया। आर्टिफिशियल लेक, यानी कि अलग आर्टिफिशियल लेक का निर्माण किया जाए, कृत्रिम झील बना दी जाए। ठीक है, वाटर का रिसाइकलिंग किया जाए, और भी इस तरीके से बहुत सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं। अब इनको आप चाहें तो पहले चार्ट में मेंशन कर दो और उसके बाद 1 बाय 1 हेडिंग में आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से कंप्लीट आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी? ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? और एनर्जी के अलग अलग सोर्स बताने हैं। तो एनर्जी है क्या? एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ अ फिजिकल सिस्टम टू परफॉर्म वर्क। कोई भी काम करने की जो फिजिकल सिस्टम है, जो भौतिक प्रणाली है, उसी को ही हम एनर्जी कहते हैं। जो एनर्जी होती है अलग अलग फॉर्म में, सेवरल फॉर्म में जो है हमारे एग्जिस्ट होती है। जैसे कि हीट है, हीट एक तरीके की एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी हो जाती है, लाइट एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई, एटसेट्रा। तो हमें अलग अलग फॉर्म में एनर्जी देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर हमसे टाइप्स तो नहीं पूछे गए, तो टाइप्स को तो हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में टाइप्स पूछे जाए तो इन्हीं सभी टाइप्स को जो है आप चार्ट में मेंशन कर देंगे और इनके बारे में 2-2, 4-4 लाइन में लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। अब यहाँ पर टाइप्स नहीं पूछे गए, सोर्स पूछे गए। तो जो सोर्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं एनर्जी के। एक तो रिन्यूएबल सोर्स, नवीनीकरण
ऊर्जा हम जिसको कहते हैं, या नवीनीकरण स्रोत कह सकते हैं। और दूसरा हो जाता है आपका नॉन रिन्यूएबल, अनवीनीकरण ऊर्जा हम इसको कह सकते हैं। तो अब इसको वन बाय वन जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। रिन्यूएबल सोर्स में अगर हम बात करते हैं, renewable sources derived from natural process that are replenished constantly such as solar, wind, ocean या हाइड्रो पावर, बायोमास। इसका क्या मतलब हुआ? रिन्यूएबल एनर्जी या रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे सोर्सेज जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, जो आपको नेचुरल वे में मिली हुई होती है, ठीक है, जिसका आप मॉडिफाई करके कुछ और चेंज उसको कर सकते हैं। जैसे नेचुरल में आपको वायु मिली हुई है, एयर मिली हुई है, ठीक है, उसके अलावा सौर ऊर्जा मिली हुई है, नेचुरल वे में है, ठीक है, हाइड्रो पावर है, नेचुरल वे में है, ओशन की एनर्जी है, वो नेचुरल वे में आपको मिली हुई है, जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। तो ये क्या है? आपकी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि हमें सोर्सेज को एक्सप्लेन करना है, तब यहाँ पर हम इन सभी जो यहाँ पर बताए हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ओशन एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, बायोमास एनर्जी, जियोथर्मल रिसोर्सेज, इन सभी को आप जो है वन बाय वन एक्सप्लेन कर देंगे हेडिंग डालकर। डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप 5-5, 10-10 लाइन में लिखेंगे तो उतना आपको काफ़ी रहेगा। यहाँ पर लिखा हुआ जैसे मैंने, सूर्य जो होता है, सौर ऊर्जा सूर्य से हमें मिलती है, सूर्य नेचुरल वे में है, इसके लिए हमें कुछ मेहनत तो नहीं करनी ना। प्राथमिक स्रोत है, प्राइमरी जो सोर्स हम इसको कह सकते हैं। सनलाइट इज क्लीन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब बिल्कुल साफ होती है, स्विच होती है, और इसको हम रिन्यू कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम कभी भी समाप्त नहीं कर सकते। कभी ऐसा तो नहीं है कि सूर्य ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा जो है वो खत्म हो जाए, नहीं, ये तो जब तक सूर्य रहेगा तब तक आपका जो है सौर ऊर्जा आपकी रहेगी। इसके एडवांटेज क्या होते हैं कि एक तो नेचुरल सोर्स है, सबसे बड़ा एडवांटेज है, मुफ्त है, फ्री है सबके लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके पास अवेलेबल है, इसकी कोई भी कमी नहीं है, नॉन पोल्यूटिंग है, इसमें कोई भी पोल्यूटेंट नहीं है, किसी भी तरीके से ये दूषित नहीं है, ठीक है। इससे कोई भी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं होता। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने पढ़ा भी होगा। उसमें क्या होता है कि कुछ गैसेस जो है, जो कि आपकी फैक्ट्रीज वगैरह से ये कुछ पॉल्यूटेंट निकलते हैं, केमिकल्स वगैरह, वो वायुमंडल में जाकर आपकी ओजोन लेयर को, उस चीज़ को अफेक्ट कर रहे हैं, वो ग्रीन हाउस कहलाती है। तो जो सूर्य की एनर्जी है, जो सौर ऊर्जा है, उससे इस तरीके का कोई भी पॉल्यूटेंट नहीं निकलता है जो कि आपके वायुमंडल को, आपके एनवायरनमेंट को अफेक्ट करे। तो ये एक बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, नुकसान की बात करें, या डिमेरिट्स भी आप इनको कह सकते हैं, तो ये जो डिपेंड करती है, सौर एनर्जी जो होती है डिपेंड करती है आपके सीजन पर, ठीक है। आपका जिस तरीके से सीजन चेंज होता रहता है, मौसम में परिवर्तन आता रहता है, उस तरीके से सौर एनर्जी भी जो आपकी चेंज होती रहती है। मान लीजिए आपका जो कह सकते हैं बारिश हो रही है, तो उस टाइम पर आपको सौर एनर्जी, जो सूर्य की एनर्जी है, वो नहीं मिलती है, ठीक है। आपके सीजन के अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहती है। इस तरीके से और भी बहुत डिसएडवांटेजेस हैं, उनको आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। फास्ट चल रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं एक तरीके से आपको कम वीडियोस में पूरा का पूरा सिलेबस एक तरीके से कवर हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जल्दी जल्दी जो है इसको फास्ट करेंगे। जो चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली हो यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, जो चीज़ें नॉर्मल है आप डेली लाइफ में देख पा रहे हैं, उनको यहाँ पर जो है मैं स्किप करूँगी, लेकिन यहाँ पर आप बाद में इसकी PDF देख लीजिएगा, आपका वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी, और स्पर्श क्लासेस की एप्लीकेशन पर भी अपलोड कर दी जाएगी, तो वहाँ से आप PDF आराम से रीड कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है आपकी विंड एनर्जी, यानी कि पवन ऊर्जा या वायु ऊर्जा भी इसको कह सकते हैं। तो जो आपकी हवा चल रही है, हवा से जो आपको एनर्जी मिलती है, वो भी क्या है? आपके नेचुरल रिसोर्सेज है। जैसे आप देख रहे होंगे पवन चक्की एक तरीके से होती है, विंड मिल जिसको कहते हैं हम, वाइंड मिल, ठीक है। उसके ब्लेड जैसे जैसे घूमते हैं, उससे एक एनर्जी जो है वो हमें निकलती है या मिलती है। लाभ क्या होता है, एडवांटेजेस क्या होते हैं कि ये पूरी तरीके से एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि नेचुरल है तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। ये बिल्कुल मुफ्त है, स्वतंत्र रूप से फ्रीली है, एबंडेंट अवेलेबल, इनकी बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में, प्रचुर मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है, इसकी कोई कमी हमारे पास नहीं है। हाँ, ये हम कह सकते हैं एक नुकसान है इसका, डिसएडवांटेजेस क्या है? हाई इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। अगर हम विंड एनर्जी का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, जैसे विंड माइल वगैरह लगानी पड़ती है, तो उसके लिए आपको शुरू में ही हाई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। आपके लिए मशीनों, आपको अलग अलग टेक्नोलॉजी या मशीनों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। विंड स्पीड इज़ नॉट यूनिफॉर्म। हवा की जो गति है, स्पीड है, वो कभी भी एक जैसी तो नहीं रहती, कभी कम हो जाती है, कभी साथ बहुत तेज हवा चलती है, कभी बिल्कुल भी हवा नहीं चलती है, तो उसमें भी क्या होता है? दिक्कत महसूस होती है। इसके बाद आपकी बायोगैस
आ जाएगी, ठीक है। वाटर या जल, जियोथर्मल गैस आ जाएगी आपकी, या एनर्जी कह सकते हैं इनको, जियोथर्मल एनर्जी। और लास्ट में आपकी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी आ जाएगी। नॉन रिन्यूएबल में वो एनर्जी आ जाएगी जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, एक बार हमने इस्तेमाल किया और ख़त्म, ठीक है। कौन सी आ जाएगी इसमें, जैसे कि कोयल एनर्जी, ऑयल एनर्जी, ये आपकी क्या हो जाती है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी की आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आता है 18 क्वेश्चन। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण से आप क्या समझते हैं। और उसके बाद हमें ये बताना है कि स्कूल का क्या भूमिका है, कैसे स्कूल जो है आपके कंजर्वेशन को प्रमोट कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एनवायरनमेंट के बारे में बता दिया, ये बिल्कुल सेम एज है जो कि मैं पहली वीडियोस में आपको क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो सेम चीज़ है। इसके बाद आप एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के बारे में बताएंगे। एनवायरनमेंट कंजर्वेशन या पर्यावरण संरक्षण है क्या। आप अगर प्राकृतिक वातावरण जो आपका है, जो आपका नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसको अगर आप प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें और मैनेज करें, तो यही आपका एनवायरनमेंट कंजर्वेशन कहलाता है। यानी कि आपने प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखना, उसको बचाए रखना, उसको सही तरीके से मैनेज करना, यही आपका क्या कहलाता है, पर्यावरण संरक्षण कहलाता है। अब यहाँ पर बात आती है जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए स्कूल की क्या भूमिका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कूल क्या क्या काम कर सकता है जिससे कि एनवायरनमेंट का जो कंजर्वेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। तो स्कूल जो है एनवायरनमेंट क्लब ओपन कर सकते हैं, ठीक है। कोई एनवायरनमेंट क्लब ओपन कर सकते हैं, उसमें सभी स्टूडेंट्स को शामिल कर सकते हैं, या आसपास कोई एनवायरनमेंट क्लब हो उसका पार्ट बन सकते हैं, जिससे बच्चों को शुरू से ही एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन के बारे में बताया जा सके, बच्चों को सिखाया जा सके, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने के लिए मोटिवेट किया जा सके, ठीक है। इसके बाद क्लीनलीनेस ड्राइव यानी कि स्वच्छता अभियान जो है बच्चों से करा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छता होगी, साफ स्वच्छ होंगे तो पॉल्यूटेंट जो है जितने ज़्यादा कम होंगे, आपका जो है एनवायरनमेंट उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा, साफ सुथरा रहेगा और सुरक्षित रहेगा। इसके बाद पाठ्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण को शामिल करना। करिकुलम में स्कूल जो है एक तरीके से ये भी रोल हो सकता है कि अगर हम स्कूल के करिकुलम में एनवायरनमेंट को शामिल कर दें, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन को शामिल कर दें, तो क्या होगा, हर एक बच्चे को उसके बारे में पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी समझने को या सीखने को मिलेगा, और जो उनके पेरेंट्स हैं, जो उनकी फैमिली है, उनको भी एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के बारे में सीखने को मिलेगा। एनवायरनमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज़, आप कोई भी पॉलिसीज़ लाएं, कोई नया नियम लाएं, वो सभी पॉलिसीज़ जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए। ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जिससे हमारे एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को कोई नुकसान किसी तरीके का ना हो, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, डिस्कस द मीनिंग, केज एंड अफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो आपका हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट है, उसका हमें मीनिंग बताना है, उसके कारण बताने हैं और उसका प्रभाव बताना है कि ग्रीन हाउस का इफेक्ट की वजह से क्या क्या इफेक्ट हमारे जीवन में पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या, नेचुरल प्रोसेस, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कि जिसकी वजह से अर्थ सरफेस जो है वो धीरे धीरे गर्म हो रही है, यानी कि जो पृथ्वी की सतह है वो धीरे धीरे गर्म हो रही है, उसका टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। When the sun's energy reaches on the earth's atmosphere, some of it is reflected back to space and rest is absorbed and radiated by greenhouse effect। मतलब क्या हुआ, जो हमारा सूर्य होता है, सूर्य से ऊर्जा निकलती है, एनर्जी निकलती है। अब कुछ एनर्जी तो जो होती है वो पृथ्वी तक पहुंच जाती है, ठीक है, पृथ्वी के तक पहुंची। अब कुछ एनर्जी तो ऐसी होगी जो पृथ्वी जो होती है वो अपने और ऑब्जर्व कर लेती है, ठीक है, और कुछ एनर्जी ऐसी होती है जो पृथ्वी पर जाती है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस जो है एनवायरनमेंट में आ जाती है, जिसकी वजह से जो एनवायरनमेंट का, वायुमंडल का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कह रहे हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेज इंक्लूड्स वाटर वेपर। ग्रीन हाउस में होता क्या है, इसमें कुछ गैसेस इंक्लूड होती हैं, जैसे कि आपका वाटर वेपर हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। तो कुछ केमिकल्स होते हैं जो आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट में होते हैं या इंक्लूड होते हैं। अब यहाँ पर ये समझिएगा कि केमिकल कहाँ से आ गई, सूर्य की ऊर्जा थी, वो तो बिना कोई पोल्यूटेंट उसमें नहीं था, धरती पर आई वापस चली गई, तो उसमें पोल्यूटेंट कहाँ से आ गई। तो देखिए हमारी धरती पर तो एयर पोल्यूशन है ना, धरती पर एनर्जी आई, ठीक है, धरती पर एनर्जी आई,
ठीक है। अब उसमें से कुछ एनर्जी ऐसी हो जाती है जो पृथ्वी जो अपनी ओर अवशोषित कर लेती है, सोख लेती है, और कुछ ऐसी एनर्जी होती है जो कि वापस जो है बैक चली जाती है एनवायरनमेंट में, हवा के साथ जो है घूमती रहती है, पॉल्यूशन जो गैसेस वगैरह है वो उसमें इंक्लूड हो जाती है। द ऑब्जर्व्ड एनर्जी वार्म्स द एटमोसफियर एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो आपकी ऑब्जर्व्ड एनर्जी होती है, अवशोषित ऊर्जा जो होती है, वो आपकी जो सरफेस है अर्थ की, पृथ्वी के जो वातावरण है उसकी सतह को गर्म करती है। यह प्रक्रिया पृथ्वी के तापमान को लगभग 33 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर रखती है। ठीक है। अब ये इफेक्ट का पूरा प्रोसेस क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का, ये तो मैंने बेसिक सी चीज बताई। ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो पूरा प्रोसेस है लगभग 6 स्टेप में जो है आपका पूरा कंप्लीट होता है। सबसे पहला स्टेप, सोलर रेडिएशन रीचेस द अर्थ एटमॉस्फेयर, सम ऑफ दिस इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू स्पेस। यानी कि जो सूर्य से कुछ किरणें निकलती हैं तो वो पृथ्वी पर पहुंचती हैं। कुछ किरणें तो ऐसी होती है जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाती हैं, और कुछ ऐसी होती है जो वापस जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है। चलिए, ये बात हो गई। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, द रेस्ट ऑफ द सन एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द लैंड एंड द ओशन हीटिंग द अर्थ। अब जो बाकी की एनर्जी बचती है वो पृथ्वी के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है। पृथ्वी में जो लैंड है, जमीन, भूमि है, जो महासागर हैं, ओशियंस हैं, उनके द्वारा जो है अवशोषित कर ली जाती है, जिसकी वजह से जो पृथ्वी होती है वो गर्म हो जाती है। उसका जो टेम्परेचर है अर्थ का वो धीरे धीरे गर्म होता जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप है आपका, हीट रेडिएट्स फ्रॉम अर्थ टुवर्ड स्पेस। जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, जो पृथ्वी गर्म हो रही है, उससे जो ऊर्जा निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है, वो पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर चली जाती है, यानी कि फिर से वापस आसमान में चली जाती है, वायुमंडल में चली जाती है। स्टेप 4 में क्या होगा कि सम ऑफ दिस हीट इज ट्रैप्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोसफियर कीपिंग द अर्थ वार्म इनफ टू सस्टेन लाइफ। अब इनमें से क्या होता है कि कुछ ऐसी ऊष्मा हो जाती है या कुछ ऐसी ऊर्जा होती है जो एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा फंस जाती है, ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा ऑब्जर्व कर ली जाती है, जिससे पृथ्वी के जीवन बनाए रखने के लिए पर्याप्त गर्मी हो जाती है। यानी कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से आपका यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे धीरे धीरे जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। स्टेप 5 में ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, एग्रीकल्चरल, लैंड क्लियरिंग। अब कुछ मानव के भी कुछ गतिविधियां हैं, ह्यूमंस की भी कुछ एक्टिविटीज है, अलग अलग फैक्ट्री से पोल्यूटेंट निकलते हैं, फॉसिल फ्यूल जल रहा है, उसकी वजह से जो एनर्जी निकल रही है वो भी कहाँ जाती है, सारी की सारी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में चली जाती है, जिसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो और ज्यादा जो है बढ़ जाता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में 6 स्टेप होते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या होता है कि सूर्य से कुछ किरणें निकली। अब कुछ किरणें तो ऐसी है जो पृथ्वी ने अपनी ओर अवशोषित कर ली, कुछ किरणें ऐसी है जो वापस सूर्य पर चली गई और जो वापस अंतरिक्ष में चली गई। ठीक है। अब जो किरणें या जो ऊर्जा पृथ्वी ने अपनी ओर आकर्षित की है, पृथ्वी पर है क्या, सतह है, ठीक है, ओशियन है, महासागर है, जमीन है, जल है, वो सब क्या है, एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी की जो सतह है, जो सरफेस है, वो गर्म होती जाती है, धीरे धीरे हीट जो है वो निकलती जाती है। अब हीट निकल रही है वो वापस जाके कहाँ जाएगी, आपके एनवायरनमेंट में, आपके वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के द्वारा ऑब्जर्व कर ली जाती है। अब ये तो हुई जो एनर्जी सूर्य से निकल रही है। अब कुछ एनर्जी ऐसी होती है जो कि आपकी फैक्ट्रियों से, फ्यूजल फ्यूल से या जो मानव अलग अलग एक्टिविटीज कर रहा है उसके द्वारा निकलती है, वो भी सेम जाकर कहाँ चली जाती है, आपके एनवायरनमेंट में चली जाती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में चली जाती है, जिसकी वजह से गर्मी निकलती जा रही है और जो आपका टेम्परेचर है पृथ्वी का धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है। कारण आपके वही आपका बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी कि जब आप जीवाश्म ईंधन जलाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन या बहुत ज़्यादा गर्मी, हीट जो है वो निकलती है। डिफॉरेस्टेशन, आपकी जंगलों की कटाई करते जा रहे हैं, पेड़ों की कटाई करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से पेड़ पौधे करते क्या थे, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते थे। अब जब पेड़ पौधों को आप काटते जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी कहाँ, तो वो कहाँ जाएगी, आपके एनवायरनमेंट में, आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट में ही जाएगी। इसके अलावा आपका फार्मिंग हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड लैंडफिल्स हो गया, आपका जो भी इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है, जो लैंडफिल होते हैं उनसे निकलने वाली गैसेज या एनर्जी हो गई। अब बात ये आती है कि इन सब की वजह से हमारे पृथ्वी पर प्रभाव क्या पड़ता है। प्रभाव ये पड़ता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो टेम्परेचर है वो आप देख रहे होंगे कि अचानक से बहुत ज़्यादा गर्म, अचानक से बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। किसकी वजह से है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। ठीक है। आपकी जो ओजोन लेयर है
एनवायरनमेंट में, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, धीरे धीरे जो है उसका डिप्लेशन हो रहा है। किसकी वजह से? ग्रीन हाउस की वजह से। स्मोक एंड एयर पोल्यूशन, आपको कई बार ऐसा होता है ना कि स्मोक दिखता है, बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन दिखता है, वो भी इसी का ही रीज़न है। एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज, जितने भी आपके वाटर बॉडीज है, जल निकाय है, उनका अम्लीकरण, वो कैसे हो जाती है? एसिड हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। तो इस तरीके से जो है आप इसको जो क्वेश्चन है आपका कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम चले क्वेश्चन नंबर 20, तो ये है व्हाट आर द वेरियस एफर्ट्स carried out by a Ministry of Forest and Environment Government of India for कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। यहाँ पर हमें क्या बताना है? यहाँ पर हमें सिर्फ ये बताना है कि हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए, एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन के लिए भारतीय सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए। सिंपल भाषा में अगर हम ये कहें तो भारतीय सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने आपके एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से कदम उठाए हुए हैं, कौन कौन से तरीके या कौन कौन से कदम यहाँ पर लिए, कौन कौन से प्रयास यहाँ पर किए हुए, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एनवायरनमेंट को डिफाइन कर दिया, वही सेम है जैसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में क्वेश्चन में किया था, ठीक है, वही सेम चीज़ है। उसमें आप पिछली वीडियोज़ में जाकर आप जो है देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो मेन हेडिंग्स है, वेरियस एफर्ट्स, यानी कि अलग अलग तरीके के प्रयास जो कि हमारी सरकार ने किए हैं, तो उसमें कौन कौन से एफर्ट्स आ जाएंगे यहाँ पर देख सकते हैं आप। जो आपका विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है वो हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचुरल कंजर्वेशन डे को मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम अलग अलग प्रयास की बात करें, यहाँ पर ऊपर का पढ़ लीजिएगा। अगर प्रयास की बात करते हैं तो इन पॉइंट्स में देखेंगे, नगर वन उद्योग योजना, नगर वन उद्योग योजना एक प्रोग्राम चलाया गया सरकार के द्वारा, ठीक है, बनाने की दृष्टि से एक स्वस्थ वातावरण को समायोजित करने और स्वच्छ हरे टिकाऊ भारत के विकास में योगदान करने के लिए नगर निगम या कक्ष शहर वाले प्रत्येक शहर में कम से कम एक शहरी वन विकसित करना है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ? मतलब यहाँ पर ये हुआ कि एक प्रोग्राम चलाया गया नगर वन उद्योग स्कीम, जिसमें ये क्या कहा गया, जिसमें कहा गया कि एटलीस्ट 1 सिटी फॉरेस्ट इन ईच सिटी, कि हर एक शहर में कम से कम एक शहर जंगल या एक जंगल जरूर होना चाहिए, हर एक शहर में एक जंगल जरूर हो। तो ये जो है योजना चलाई गई थी। उसके बाद आपका स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को क्लीन और सेफ क्लीन करने की, साफ करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद एक प्रोजेक्ट टाइगर आ जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है ये एक तरीके से, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है ये आपका प्रोजेक्ट टाइगर। ये आपका 1973 में आया था, टू इम्प्रूव डिक्रीजिंग नंबर ऑफ टाइगर। यहाँ पर क्या हो रहा था कि 1973 में जो टाइगर्स के नंबर है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे थे, बहुत ज़्यादा टाइगर्स ख़त्म होते जा रहे थे धीरे धीरे। तो उसकी संख्या को रोकने के लिए, जो कम हो रहे धीरे धीरे, उनको रोकने के लिए, टाइगर्स को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो चलाया गया था सरकार के द्वारा। तो इसके बाद जो है कुछ कुछ प्रोग्राम्स के नाम है यहाँ पर, और अगर आप इसको पढ़ेंगे तो कुछ फैक्चुअल चीज़ें लिखी हुई हैं कि प्रोग्राम क्या है, उस प्रोग्राम में क्या क्या बातें कही गई थी। तो फैक्चुअल चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला कोई चीज़ नहीं है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद कुछ अलग अलग स्कीम्स जो हैं वो आई थी, जैसे कि नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम हो गया, ग्रीन इंडिया मिशन हो गया, नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम हो गया, नेशनल कोस्टल मैनेजमेंट प्रोग्राम हो गया। तो ये प्रोग्राम्स अलग अलग चलाए गए थे, इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका आंसर ऊपर वाले में ही कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ एक्ट है जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बनाया गया था, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए एक्ट बनाया गया था 1980 में। अमेंडेड फॉरेस्ट एक्ट बनाया गया था 1992 में। वोटर के लिए आपका जो है एक्ट बनाया गया था 1974 में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है एनवायरमेंटल अवेयरनेस इज अ वे ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, डिस्कस द स्टेटमेंट, यानी कि जो पर्यावरण जागरूकता है वही एक पर्यावरण संरक्षण का एक तरीका है। अगर आप अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसका तरीका एकमात्र ये है कि एनवायरमेंट को के लिए अवेयरनेस करें, जागरूकता फैलाएं। इस स्टेटमेंट को हमें बताना है। तो सबसे पहले एनवायरमेंट अवेयरनेस होता क्या है वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। एनवायरमेंट अवेयरनेस या पर्यावरण के प्रति जागरूकता क्या है? हमारे पर्यावरण की नाजुकता और उसके संरक्षण के महत्व को समझना।
एनवायरनमेंट अवेयरनेस का मतलब ये है कि अपने एनवायरनमेंट को समझना, इसके प्रोटेक्शन को, इसकी इम्पोर्टेंस को समझना, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना, मोटिवेट करना, यही हमारा क्या कहलाता है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस कहलाता है। अब एनवायरनमेंट अवेयरनेस को कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे हम पर्यावरण जागरूकता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, तो बढ़ावा दिया जाना चाहिए जागरूकता को। कैसे, हमें पहले सुनिश्चित कर लेना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दी गई है कि अगर आप एनवायरनमेंट एजुकेशन के बारे में मोटिवेट कर रहे हैं तो सबसे पहला उसका ये होना चाहिए बात कि आपको खुद एनवायरनमेंट के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग सामने वाले को अच्छी तरीके से मोटिवेट कर सकें। आप बिल्कुल पूरी तरीके से अप टू डेट रहें एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है, ताकि आपको खुद किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने तरीका बता दिया कि एनवायरनमेंट अवेयरनेस को किस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है। अब मेन जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको हमने यहाँ पर एक लाइन में डिफाइन किया है। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पर क्या बताया कि इन ऊपर वाली चीज़ों को, बातों को देखकर हम कह सकते हैं कि पर्यावरण जागरूकता पर्यावरण संरक्षण का एक तरीका है। मतलब अगर हम पर्यावरण की रक्षा करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें बच्चों को और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण के प्रति जागरूक करना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि पर्यावरण जागरूकता के लिए विद्यालय की भूमिका क्या होती है। अब ये क्वेश्चन में तो नहीं पूछा गया, क्वेश्चन में तो सिर्फ ये पूछा गया है कि आपका एनवायरनमेंट अवेयरनेस से क्या मतलब है और इसको हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो प्रमोट करने का एक तरीका ये है कि स्कूल की जो है, स्कूल को अपना ज़्यादा से ज़्यादा रोल या ज़्यादा से ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। तो हमने यहाँ पर हेडिंग डाल दी, रोल ऑफ स्कूल इन एनवायरमेंटल एजुकेशन। और जो पहले क्वेश्चन में आपने पढ़ा था कि आपका स्कूल जो है किस तरीके से एनवायरनमेंट में आपकी मदद कर सकता है, क्वेश्चन नंबर 18 में आप देखेंगे तो वही सेम एज आंसर यहाँ पर आप लिख जाएंगे। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है प्रिपेयर, उसी आंसर से आपको इसमें भी काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, डिस्क्राइब द फीचर ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस। एनवायरनमेंट अवेयरनेस की खासियत बतानी है और एनवायरनमेंट एजुकेशन फॉर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स के बारे में बताना है। तो सेम एज क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर आपने लिखा है वही आप इसमें लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन जो है हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 भी हो जाता है। अब यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, दो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं 23, 24। इनमें आपको जेनेटिक डाइवर्सिटी या डाइवर्सिटी के बारे में बताना है कि इंडिया जो है सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी वाला एक नेशन है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। ये दो क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे, इनको आपको खुद सर्च करना है। ठीक है, खुद इनका जो है आंसर तैयार करना है अपनी लैंग्वेज में। आप कोशिश कीजिए, आपसे आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं होता है तो कुछ ही टाइम में जो है मैं इनके नोट्स भी अपलोड कर दूंगी, जैसे टेलीग्राम वगैरह पर, जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा। अभी मेरे को थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, अभी भी एक मीटिंग में जाना है तो थोड़ा सा उसमें बिजी हूँ। ठीक है, तो टाइम नहीं मिल पा रहा है। इन दो क्वेश्चन का आप आंसर जो है अपनी तरफ से ज़रूर करके देखिएगा, प्रीवियस ईयर में आई हुई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।